स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। देखिए बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, मजा आएगा इस चैप्टर को पढ़। देखिए, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आखिर क्या होता है ये मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 के अंदर भी समझाया था। एक बार मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है नोरा फतेही। कौन है ये? नोरा फतेही। नोरा फतेही बहुत ही फिटनेस फ्रीक है। नोरा फतेही बहुत ही ज्यादा फिटनेस फ्रीक है। और नोरा फतेही जो है ये अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखती हैं, बहुत ज्यादा जिम करती हैं। पर इनको एक दिन पिज्जा खाने का मन हुआ तो नोरा फतेही चली गई डोमिनोज के अंदर। डोमिनोज के पास में जाकर बोली, साहब मेरे को पिज्जा खाना है, लाओ पिज्जा दे दो। इन्होंने एक ऑर्डर प्लेस कर दिया पिज्जा, एक लार्ज कॉर्न पिज्जा विद एक्स्ट्रा चीज। अब इन्होंने खा लिया, इनका बिल आया। बिल आया 525 रुपए का। कितने का बिल आया? बिल आया 525 रुपए का। कैसे आया वो बिल? वो बोले कि देखो 500 रुपए तो इनका वैल्यू है पिज्जा का, और उसके ऊपर 25% का टैक्स लगा, 12.5 तो टोटल 525 रुपए। अब डोमिनोज वाले ने नोरा फतेही से 525 रुपए ले लिए। अब उसमें से डोमिनोज वाले ने 500 रुपए तो अपने गल्ले के अंदर रख लिए और बाकी के 25 रुपए गवर्नमेंट के पास में जाकर डिपॉजिट कर दिए जीएसटी के नाम। तो टैक्स दे कौन रहा है? एक्चुअली में देखा जाए तो टैक्स दे रहा है बायर, नोरा फतेही। लेकिन गवर्नमेंट के पास जमा कौन करा रहा है? गवर्नमेंट के पास में जमा करा रहा है सप्लाई। इसीलिए तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब टैक्स देना किसको बनता है? सप्लायर डोमिनोज को। और उसने अपना बर्डन शिफ्ट कर दिया बायर नोरा फतेही पे। और नोरा फतेही जो है उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे दिए और डोमिनोज जमा कराया। नॉर्मल ट्रांजैक्शन, इसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। आप जब भी कभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे या कोई भी सर्विस किसी से लोगे तो वो आपसे जो पैसा लेगा उसमें टैक्स ले लेगा वो आप, और फिर अपनी जो गुड्स या सर्विस की वैल्यू है वो तो अपने पास रख लेगा, और जो टैक्स आपसे उसने लिया है वो उस टैक्स को गवर्नमेंट के पास में जमा करवा देगा। अरे मेरी बात समझ में? ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में नॉर्मली ऐसा होता है कि सप्लायर रेसिपिएंट से टैक्स का पैसा भी साथ में ले लेता है और फिर उस टैक्स के पैसे को गवर्नमेंट को जमा करा देता है। तो गवर्नमेंट के पास में जो टैक्स जमा करा रहा है वो सप्लायर करा रहा है। ले किससे रहा है? रेसिपिएंट से ले रहा है, इसलिए इसे इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और सप्लायर गवर्नमेंट को टैक्स जमा करा रहा है, इसलिए इसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका। पर कभी कभी क्या होता है, कुछ उल्टे काम हो जाते हैं। उल्टे काम कैसे? ये डोमिनोज है, ये डोमिनोज बनाता है पिज्जा। डोमिनोज क्या बनाता है? पिज्जा बनाता है। और पिज्जा बनाने के लिए इसको बहुत सारी चीजों की जरूरत है, जिसमें से टमाटर भी इसको चाहिए होते हैं, क्योंकि पिज्जा के अंदर टेस्ट के लिए टमाटर भी डालता है। टमाटर ये एक किसान से खरीदने चला गया, क्योंकि किसान खेत में बहुत सारे टमाटर उगाता है। तो डोमिनोज वाले ने किसान से बोला कि भैया मेरे को तो 50 किलो टमाटर खरीदने। किसान बोला 10 रुपए किलो टमाटर दूंगा। तो 50 किलो आपको खरीदने तो 500 रुपए मेरे को दे दो। डोमिनोज वाला बोला कि ये 500 रुपए तो आपके टमाटर की वैल्यू हो गई, और जीएसटी। बोला भैया देखो मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, मैं तो छोटा मोटा सा किसान हूं यार, खेतीबाड़ी करता हूं यार, मैं कहां जीएसटी में रजिस्टर हूं? मैं रजिस्टर नहीं हूं, मैं तो अनरजिस्टर्ड सप्लायर हूं। तुम रजिस्टर्ड ग्राहक हो, रजिस्टर्ड बायर, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। ये जो 500 रुपए है ये तो मेरे टमाटर प्रोडक्ट गुड्स की वैल्यू है, ये मुझे दे दो, और इसके ऊपर जो भी जीएसटी लगता है वो तुम खुद गवर्नमेंट के पास में जाकर जमा करा देना। उल्टा काम हो रहा है। नॉर्मली हमने क्या देखा, जो सप्लायर होता है, जो बेच रहा है, वो रेसिपिएंट से अपनी वैल्यू का तो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू तो लेता ही लेता है, उसके अलावा टैक्स भी लेता है, और फिर सप्लायर खुद गवर्नमेंट के पास में
पैसा जमा कराता है, जिसे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। लेकिन यहां पर तो उल्टा काम हो रहा है। यहां पर तो जो सप्लायर किसान है वो डोमिनोज से बोल रहा है मेरे को मेरी सिर्फ प्रोडक्ट का वैल्यू दे दो और उसके ऊपर जो भी टैक्स लगता है वो टैक्स तुम खुद रेसिपिएंट जाके जमा करा देना। इसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब होता है रेसिपिएंट खुद गवर्नमेंट के पास में जाकर जीएसटी डिपॉजिट कर रहा है, उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बोला जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि सर ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट कब कब आता है? अरे यार मैंने समझाया तो था आप लोगों को, मैंने समझाया था चैप्टर 2 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सीजीएसटी एक्ट का और सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 आईजीएसटी एक्ट का। क्या बोलते हैं कि कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है, उनके केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। उसके अलावा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 सीजीएसटी एक्ट का और सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 आईजीएसटी एक्ट का, वो ये बोलते हैं कि अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है लेकिन रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ये दो केस हमने देखे थे। तो इस चैप्टर के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर के अंदर आखिर हमें पढ़ना क्या है? इस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि वो कौन से नोटिफाइड गुड्स हैं और वो कौन से नोटिफाइड सर्विसेज हैं जिनके अंदर, वो कौन कौन सी नोटिफाइड गुड्स हैं, वो कौन कौन से नोटिफाइड सर्विसेज हैं जिनके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का कंसेप्ट लगता है। हम लोगों को ये पढ़ना है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अभी तक मैंने आप लोगों को इस चैप्टर में सिर्फ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब समझाया। उसके अलावा मैंने आपको समझाया सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सीजीएसटी एक्ट का, सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 आईजीएसटी एक्ट का बोलते हैं कुछ नोटिफाइड गुड्स और सर्विसेज है जिनके केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, मतलब रेसिपिएंट को टैक्स जमा कराना होता है। और इसके अलावा सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 और सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 आईजीएसटी एक्ट का और ये सीजीएसटी एक्ट का बोलते हैं कि रजिस्टर्ड बायर, अगर अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड बायर है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से नोटिफाइड गुड्स या सर्विसेज हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे नोटिफाइड गुड्स। वो कौन कौन से गुड्स हैं, अगर उन गुड्स की सप्लाई की जा रही है तो उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। अगर वो नोटिफाइड गुड्स की सप्लाई हो रही है तो टैक्स जो है वो रेसिपिएंट गवर्नमेंट के पास में जमा कराएगा, ना कि सप्लायर। वो कौन कौन से हैं हम लोगों को ये पढ़ने हैं। अरे ये मेरी बात यहां तक समझ में बच्चों आपको? तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहला गुड्स कौन सा है? कैश्यू नट्स, काजू के टुकड़े, नॉट शेल्ड और पील्ड। इसका मतलब क्या है? काजू देखा है आपने? काजू देखा है आपने? काजू खाते हो ना काजू आप? घर में आप देखो व्हाइट कलर का, व्हाइट क्रीम कलर का, आपको येलो व्हाइट कलर का काजू दिखता है आपको। एक्चुअली में काजू जब उगता है ना, काजू जब प्रोड्यूस होता है तो वो ऐसा नहीं होता है जैसा आप और हम अपने घरों में उसको ऐसे उठा के खा जाते हैं। ऐसा नहीं होता है काजू एक्चुअली में, या जो बाजार में ऐसे बिक रहा है वो नहीं होता है। काजू एक्चुअली में देखो ऐसा होता है, दिख रहा है आपको? ये ना तो शील्ड है और ना ही पील्ड है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये इसमें से देखो निकल रहा है, रॉ काजू है। अभी ये रॉ, इसमें से ये बाहर निकल के आया। अब इसमें से इसको ना अलग किया जाता है, इसमें से इसको पहले अलग किया जाता है। उसको हम बोलते हैं कि ये शेल्ड कर दिया गया, अलग कर दिया गया, हटा दिया गया, मतलब शेल्ड हो गया। और उसके बाद में फिर ये ना इसका छिलका है, ये इसका छिलका है, इसको हटाया जाता है तो इसमें से वो व्हाइट आ जाता है। जब छिलके को भी हटा देते हैं तब हम बोलते हैं अब हमने इसको पील्ड कर दिया।
तब जाकर हमारे हाथ में वो व्हाइट कलर का काजू आता। तो जब इसमें से इसे निकालेंगे तो शील्ड हो गया, और निकलने के बाद में इसके छिलके को उतार देंगे तो वो पील्ड हो गया, और फिर हमारे हाथ में आता है काजू, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में डेली में खाते हैं। ये बोल रहा है वो वाला काजू नहीं। अगर वो वाला काजू सेल कर रहे हो जो शील्ड है, पील्ड है, व्हाइट कलर का है, उसे सेल कर रहे हो तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, सप्लायर टैक्स जमा कराएगा। पर अगर ऐसे कैश्यू नट्स हैं, काजू के टुकड़े हैं जो कि ना तो शील्ड है ना ही पील्ड है, मतलब रॉ हैं, अभी उगे हैं, इस फॉर्म में हैं, तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों समझिएगा, ऐसा क्यों समझिएगा। मुझे बताओ, काजू की स्टेज देखो आप, काजू की स्टेज देखो, काजू की स्टेज क्या है? काजू की फर्स्ट स्टेज क्या है बच्चों? काजू की फर्स्ट स्टेज है कि अभी ये पेड़ इसमें लगा हुआ है, ये प्रोड्यूस हुआ है। ये किसने किया होगा? सर एग्रीकल्चरिस्ट, किसान, फार्मर ने। फिर उसके बाद में इसकी सेकंड स्टेज क्या आएगी? इसे शील्ड किया जाएगा, हटाया जाएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? और फिर थर्ड स्टेज क्या आएगी? इसे पील्ड कर दिया जाएगा, छील के एकदम व्हाइट कलर का। फिर ये पहुंच जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में, वो उसको अपनी एक पॉलिथीन में पैक कर देंगे, अपने एक पैकेट में पैक कर देंगे, अपनी ब्रांड का नाम लगा देंगे, और फिर उसे बेचेंगे। जबकि इसको प्रोड्यूस किया फार्मर ने। अब एक बात बताइए, जब इसे शील कर दिया जाता है, पील कर दिया जाता है, उसके बाद में जो इंडस्ट्रीज होती है वो अपने पैकेट में लगा के, अपना ब्रांड लगा के और फिर बेचती हैं। तो इंडस्ट्रीज जो बेच रही हैं वो तो खुद रजिस्टर्ड है ना, तो सप्लायर तो रजिस्टर्ड हो गया। अगर हम उस स्टेज में चले जाते हैं कि काजू को पहले वहां से हटा लिया गया, पील्ड कर लिया गया, एकदम प्योर लिया आया, हम उसे खा सकते हैं, और तब पैकेट में अपनी ब्रांड के अंदर पैक कर दिया, तो भैया जिसने पैक किया वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो तो फैक्ट्री है, वो तो रजिस्टर्ड सप्लायर है। फिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहां लग रहा है? आ रही है मेरी बात समझ में? तो फिर उस केस में एग्रीकल्चरिस्ट जो है, एग्रीकल्चरिस्ट, जब ये शील्ड नहीं हुआ, जब ये पील्ड नहीं हुआ, जब ये उगा था, ये किसने उगाया था? एग्रीकल्चरिस्ट, फार्मर ने, जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। तो पहला कौन सा प्रोडक्ट हो गया? पहला प्रोडक्ट है काजू के टुकड़े, कैश्यू नट्स, जो शील्ड नहीं है, पील्ड नहीं है। कौन है उनका सप्लायर? एग्रीकल्चर। बच्चों एक चीज याद रखिएगा, ये जो टेबल आपको यहां पे दिखाई दे रही है ना, इसके एक एक चीज को समझिएगा। बस ऐसा मत कीजिएगा कि सिर्फ इन गुड्स के नाम को याद कर लिया और एग्जाम देने बैठ गए कि अब तो हमें पता है कौन से गुड्स पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगेगा? कब लगेगा? जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब कैश्यू नट्स जो कि ना तो शील्ड है ना ही पील्ड है, पहला, उनको सप्लाई कर रहा है एग्रीकल्चरिस्ट, किसान, और रिसीव कौन कर रहा है? रेसिपिएंट कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। अब आप सोचिए, अगर ये किसान किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर देता है तो जीएसटी कौन जमा कराएगा? ना तो ये किसान रजिस्टर्ड है, और इसने जिसको सेल किया वो रेसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर है ही नहीं जीएसटी के अंदर, तो जीएसटी जमा कौन कराएगा? कोई नहीं। भाई किसान बोलेगा मैं तो देखो काजू उगाता हूं, मैं तो अनरजिस्टर्ड हूं, और रेसिपिएंट, मान लो मैं खरीद के लाया किसान से, किसान बोलेगा कि भैया इस पे तुम टैक्स जमा करा देना, मैं बोलूंगा मैं भी अनरजिस्टर्ड हूं, अब मैं तुमसे काजू खरीदने के लिए क्या जीएसटी में रजिस्टर हो जाऊं? पागल हूं क्या? तो इसलिए कैश्यू नट्स जो कि शील्ड नहीं है, जो कि पील्ड नहीं है, उन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जीएसटी पे करना पड़ेगा। कब? जब सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट है और खरीदने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है। खरीदने वाला कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। यहां तक की बात समझ में आई? आगे चलते। नेक्स्ट देखिए, बीडी रैपर लीव्स। अब ये बीडी रैपर लीव्स क्या होते हैं, आपको ये समझने की जरूरत है, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखिए, देखिएगा, बीड़ी पिया आपने? बीड़ी,
बोले सर हम अच्छे बच्चे हैं सर, हम बीड़ी बीड़ी नहीं पीते। अच्छी बात है, नहीं पीते तो बहुत अच्छी। देखो ऐसी होती है बीड़ी, आपने देखा होगा ना, बीड़ी का बंडल आता है 555, पताका, अशोका, ऐसे करके बीड़ियों का बंडल आता है। पता है वो क्या होते हैं? एक्चुअली में ना पत्ते होते हैं, पत्ते जो पेड़ से, देखो ये पत्ता पत्ता दिख रहा है आपको, ये पत्ता होता है, पत्ता। और इस पत्ते के ऊपर ना यहां तंबाकू रख दी जाती है, और तंबाकू रखने के बाद में इसको ऐसे रोल कर दिया जाता है, तब ये रोल होकर ऐसी बन जाती है। अरे मेरी बात समझ में, तब ये रोल होकर क्या बन जाती है? ऐसी बन जाती है। तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है ये जो बीड़ी आप बेच रहे हो, अगर बीड़ी बेच रहे हो तो उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं, उसमें तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसका भी स्टेप समझो, इसका भी प्रोसेस समझो, ये बीड़ी बनती कैसे, इसकी स्टेज समझो। सबसे पहले क्या होता है, जो किसान होता है ना, फार्मर, एग्रीकल्चरिस्ट, वो इन पत्तों को उगाता है। क्या उगाता है? लीव्स को। क्या उगाता है? लीव्स को उगाता है। इनको ना बीड़ी के रैपर भी बोला जाता है, या टेंडू लीव्स भी बोला जाता है। तो इसको तो एग्रीकल्चरिस्ट उगा रहा है जो अनरजिस्टर्ड। उसके बाद में इन पत्तों को तोड़ा जाता है, और फिर इन पत्तों को ना कंपनीज खरीद लेती हैं। कौन खरीद लेता है? कंपनीज। और फिर कंपनी अपना तंबाकू भरती है इनके अंदर, और उन्हें रोल करके उनकी बीड़ी बना देती है। अब जब यहां पे कंपनी ये काम, एक्चुअली में फार्मर जो है, एग्रीकल्चरिस्ट जो है, वो बीड़ी नहीं बनाता, वो तो पत्ते उगाता है, पत्ते उगाकर कंपनियों को बेच देता है। तो यहां तक तो अनरजिस्टर्ड है वो, और किसको बेच रहा है? कंपनियों को बेच रहा है, रजिस्टर्ड को बेच रहा है। हो गया ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। कि किसान ने उगाया वो पत्ता, और कंपनी को, रजिस्टर्ड पर्सन को बेच दिया, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन जब कंपनी उस पत्ते के अंदर तंबाकू भर के उसे बीड़ी बना देती है और बेचती है, तो ये फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में आ जाएगा। इसीलिए हमारा जो स्पेसिफाइड प्रोडक्ट है वो क्या है? बीड़ी के रैपर, ना कि बीड़ी। अगर बीड़ी बेची जा रही है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, लेकिन अगर बीड़ी का रैपर बेचा जा रहा है, पत्ता बेचा जा रहा है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्लियर? ये चीज कौन बेच रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट। किसको बेच रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन। आगे चलते हैं, टबैको लीव्स। अब ऐसे ही टबैको की भी लीव्स आती हैं, वो भी कौन करता है? एग्रीकल्चरिस्ट। किसको देता है? रजिस्टर्ड पर्सन। क्लियर ये चीज यहां तक? तो इन केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आगे चलते हैं, सप्लाई ऑफ लॉटरी। मैंने आपको लास्ट चैप्टर के अंदर भी पढ़ाया था, लॉटरी जो है वो गवर्नमेंट के ज्यादातर हिस्से में रहता है, गवर्नमेंट के पास में पावर रहती है। तो अगर कोई लॉटरी है जिसको स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी सप्लाई कर रही है, दे रही है, और किसको दे रही है? जो लॉटरी के डिस्ट्रीब्यूटर है या सेलिंग एजेंट है। नॉर्मली में होता क्या है ना, देखो मैं आपको बता, जो गवर्नमेंट होती है ना, वो गवर्नमेंट बोलती है कि देखो हम लॉटरी लेकर आ रहे हैं। अब कुछ एजेंट्स होते हैं जो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड होते हैं, वो गवर्नमेंट से ये बोलते हैं कि ये लॉटरी आप हमें दे दो। आप कहां पूरे राज्य के अंदर, स्टेट के अंदर लोगों को लॉटरी बांटते हुए डोलोगे? आप तो ये हमें दे दो, हम ये लॉटरी थोड़े बहुत हमारे कमीशन के साथ में और पब्लिक को बेच देंगे। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो हम इस वाले ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं कि लॉटरी जो गवर्नमेंट ने सप्लाई करी, किसको करी? लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को, एजेंट को। उस पर जो टैक्स लगेगा वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सर क्यों? अरे भाई, अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगता तो इस केस में सप्लायर कौन है? सर सप्लायर तो खुद गवर्नमेंट है। तो यार एक बात बताओ, गवर्नमेंट क्या खुद को टैक्स जमा कराएगी और फिर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगी? क्या फायदे, क्या मतलब की बात निकलेगी? इसीलिए गवर्नमेंट जब भी कोई लॉटरी लेकर आती है और वो उन लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट को देती है, तो उनसे बोलती है कि देखो तुम हमसे 100 रुपए में ले रहे हो और बेचोगे आगे 110 रुपए में, इसलिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तौर पर तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट देखो, बड़ा ही इजी चैप्टर है ये, बहुत ही इजी चैप्टर है। और एक चीज और बता दूं बच्चों, ये जो चैप्टर है ना आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ये जो आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर है, इसमें से बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए। बहुत कम चांसेस होते हैं,
बाई चांस बहुत एक या दो नंबर के अंदर कोई क्वेश्चन आ सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि क्या ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर अप्लाई होगा कि नहीं होगा। अदरवाइज बहुत कम चांसेस होते हैं कि इस चैप्टर से डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आपके पास में आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है या इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। इससे एग्जाम में क्वेश्चन तो आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं। इस चैप्टर से, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं। कैसे? कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके पास में, उसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक छोटा सा पॉइंट दे दिया जाएगा और वो इतना इंपॉर्टेंट होगा कि पूरे उस बड़े क्वेश्चन के आंसर को घुमा के पटक देगा। आपको याद हो हमने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा था। वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आ रहा था, तब उसमें हमें पता लग रहा था कि यार ये आपको ध्यान है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जब हम वैल्यू निकाल रहे थे तो वहां पर पूरा जो वैल्यू निकल के आ रही थी प्रोविजन ही अलग हो जा रहा था। टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर भी थोड़ा बहुत इसका प्रोविजन आया था। तो इसलिए चैप्टर इजी है, इंपॉर्टेंट है, इजी है। तो अभी तक आपको समझ में आए ये 4 पॉइंट। आगे चलते। सिल्क यार्न कौन सप्लाई कर रहा है? एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर सिल्क यार्न, कोई भी बंदा, कोई भी मैन्युफैक्चरर जो कि सिल्क यार्न को बनाता है। कैसे बनाता है? रॉ सिल्क, कच्चे सिल्क से, जो एक्चुअली में उग रही है उस सिल्क से सिल्क यार्न को बना रहा है, या सिल्क वॉर्म कोकोन को। अरे मेरी बात समझो। और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहा है। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो आप ये देख रहे हो, ये एक कीड़ा है। एक मिनट, देखो आप ये देख रहे हो, ये एक कीड़ा है, कीड़ा। इसको बोला जाता है सिल्क वॉर्म। इस कीड़े का नाम क्या होता है? इस कीड़े का नाम होता है सिल्क वॉर्म कोकोन। ये जो कीड़ा होता है ना, ये अपने अंदर से सिल्क को छोड़ता है, निकालता है। देखो ये सिल्क निकल रही है इसके अंदर से, और ये खुद भी सिल्क होता है। इसको मार दोगे ना तो वो सिल्क है। तो कोई मैन्युफैक्चरर है जो कि इस कीड़ा, जो कि एक्चुअली में सिल्क का प्रोडक्शन कर रहा है, ये कीड़ा मतलब यहां से रॉ सिल्क जहां से उग रही है वहां से सिल्क को लेता है और उनका सिल्क यार्न बना देता है, मैन्युफैक्चर करता है, और फिर उसे किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, कंपनीज को, फैक्ट्रीज को सेल करता है, जो कि आगे उसका अपना ब्रांड लगा के बेचती है। तो ये वाले ट्रांजैक्शन के ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। क्यों? क्योंकि इसको बना कौन रहा है? बना रहा है तो एक तरीके से देखोगे किसान ही बना रहा होगा। अरे मेरी बात समझ में आता है? तो इसलिए ये पॉइंट है, इसके ऊपर भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने, गवर्नमेंट जो होती है ना, गवर्नमेंट बहुत सारे व्हीकल्स को सीज कर लेती है। बहुत सारे व्हीकल्स को सीज कर लेती है गवर्नमेंट, किसी भी वजह से। किसी ने लॉ फुल और फुलफिल नहीं किया, ये वो, तो उसकी वजह से उनके व्हीकल सीज हो जाते हैं और ऐसे ही पड़े रहते हैं। आप कभी देखिएगा कितने पड़े रहते हैं। और फिर एक टाइम पीरियड होता है कि अगर उस टाइम पीरियड के अंदर उस व्हीकल का मालिक आकर उसको क्लेम कर लेता है व्हीकल को, तो ठीक है। अदरवाइज क्या होता है, गवर्नमेंट उन व्हीकल्स को सस्ते दामों पर बेच देती है। तो ऐसे व्हीकल्स जो कि गवर्नमेंट ने सीज कर लिए, ऐसे व्हीकल्स जो कि किसने सीज किए? किसने? गवर्नमेंट ने। सप्लायर कौन है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने व्हीकल सीज कर लिए और उनको सप्लाई कर रही है। अब सपोज करो, एक तो मैं चला गया वहां पर, मोहित बंसल, मतलब इंडिविजुअल पर्सन, मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन। कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन वहां पर चला गया और गवर्नमेंट से वो सीज्ड व्हीकल परचेज कर रहा है, तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उस पर टैक्स ही नहीं लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट खुद को तो टैक्स देगी नहीं, सप्लायर है, और मैं अनरजिस्टर्ड हूं। इसलिए अगर व्हीकल सीज किए और गवर्नमेंट उनकी सप्लाई कर रही है, लेकिन किसको कर रही है? रजिस्टर्ड पर्सन को कर रही है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। जरूरी है कि रजिस्टर्ड पर्सन को किए जाए। कौन सी गवर्नमेंट कर रही है? चाहे से सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे से स्टेट गवर्नमेंट, चाहे से यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, चाहे से लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट कर रही है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को ये सभी गुड्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है रॉ कॉटन। रॉ कॉटन मतलब क्या होता है? रुई। रुई देखिए आपने, ऐसे पेड़ों में से ऐसे उगती है, गुच्छे से उगते हैं रुई। कौन उगाता है? किसान उगाते हैं। फिर किसान उनको तोड़ के अपनी टोकरियों में रखते हैं, फिर आगे कंपनियों को बेचते हैं, फिर कंपनियां उनके प्रोडक्ट्स बना बना के और आगे बेचती। आपने देखा है वो ईयरबड्स आते हैं कान साफ करने के, उसमें एक डंडी होती है और आगे और पीछे छोटी छोटी रुई होती है। वो किसने बनाई? कंपनी ने। और उनके पास रुई कॉटन कहां तक पहुंची? एग्रीकल्चरिस्ट ने उनको भेजी थी। तो उगा कौन रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट, किसान, जो कि अनरजिस्टर्ड है। और किसको बेच रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन। तो टैक्स कैसे लगेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस लगेगा। बड़ी सिंपल सी बात है यार, इतना क्या सोच। क्लियर ये चीज यहां तक? नेक्स्ट, प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बड़े ध्यान से समझेंगे, इसको पूरे एग्जांपल के साथ में हम यहां पर समझेंगे। देखिएगा प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट ये क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट जो है ना, बड़े ध्यान से समझिएगा, गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर निकाल देती है। गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ प्रायोरिटी सेक्टर्स निकाल देती है। देखो नॉर्मली क्या होता है, आप एक चीज तो समझो, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली कोई भी बैंक होता है ना, नॉर्मली कोई भी बैंक होता है, और बैंक जब भी लोन प्रोवाइड करता है, तो बैंक ज्यादातर लोन कहां पे प्रोवाइड करता है? जहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा है, ना कि वहां पर जहां पर एक्चुअली में लोन की जरूरत है, वहां नहीं देता। आज मानकर चलिए कि मैं और आप, हमें ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है, और अगर हमारे पास में फंड आ जाए तो हम उस आइडिया को इंप्लीमेंट करके एक अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। देश का फायदा होगा, लोगों का फायदा होगा। अगर हमारे पास में पैसा नहीं है और गवर्नमेंट हमको बैंक हमको बड़ा लोन भी नहीं देगी, क्योंकि हमारे पास में कुछ ऐसा है भी नहीं जो हम गिरवी रख सकें। बैंक लोन किसको देती है? बैंक लोन देती है जहां उसका प्रॉफिट है, जहां उसे लगता है कि यार मैं इनको लोन दूं, ये लोन का अमाउंट मुझे वापस भी कर देंगे, इंटरेस्ट भी मुझे दे देंगे, अच्छी गुडविल लेकर बैठे हुए। ज्यादातर ऐसा होता है, बैंक जो है वो लोन अपने प्रॉफिट के हिसाब से देती है कि यार बैंक का मेन काम है ये लोन देकर पैसा कमाना, तो उसको लोन दो जो हमें पैसा वैसा सब कुछ वापस कर दे। पर कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि गवर्नमेंट जो है ना वो कुछ नियम निकाल देती है। वो ये बोलती है कि देखो ये प्रायोरिटी सेक्टर्स है, कि बैंक जो है, बैंक को इन सेक्टर्स के अंदर लोन देना पड़ेगा। अब सपोज करो गवर्नमेंट ने प्रायोरिटी सेक्टर के नाम पे बोला कि 100 करोड़ रुपए इन सेक्टर के अंदर बैंक्स को लोन देना पड़ेगा। अब दो बैंक है, मान के चलो कि एक बैंक है आपका आईसीआई बैंक, एक बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। अब आईसीआई बैंक ने इस सेक्टर के अंदर सपोज करो 150 करोड़ का लोन दे दिया, और एचडीएफसी बैंक ने इस सेक्टर के अंदर 50 करोड़ का लोन दिया। अब आप देखो आईसीआई ने 50 करोड़ का लोन ज्यादा दे दिया, एक्सेस में दे दिया, और एचडीएफसी ने 50 करोड़ का लोन कम दे दिया। आ रही है मेरी बात समझ में? तो अब ये एचडीएफसी क्या करता है, एचडीएफसी ना इस आईसीआई बैंक के पास में जाता है और आईसीआई से बोलता है कि देखो तुमने 50 करोड़ का एक्सेस में दिया है ना इन सेक्टर के अंदर लोन, वो तुम मेरे नाम पे कर दो। आईसीआई अगर चाहेगा तो कर देगा। कैसे करेगा? वो सर्टिफिकेट इशू कर देगा। तो आईसीआई के जो बैकएंड में ना ये शो करेगा कि लोन तो आईसीआई ने दिया था, लेकिन वो लोन जो है उसको अब इसने एचडीएफसी के नाम पे लैंड कर दिया है, ताकि इसका भी जो टारगेट है वो फुलफिल हो जाए 100 करोड़। इसे बोलते हैं प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट। प्रायोरिटी लैंडिंग सर्टिफिकेट। आ रही है मेरी बात समझ में? कौन इशू कर रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन इशू कर रहा है। अनरजिस्टर्ड तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक इशू कर रहा है। आईसीआई खुद भी तो रजिस्टर्ड है। किसको इशू कर रहा है? रजिस्टर्ड को इशू कर रहा है। टैक्स कौन देगा? वो रेसिपिएंट एचडीएफसी बैंक देगा। आ रही है मेरी बात समझ में? बच्चों इस एग्जाम्पल को देखो, मैं सभी हमारी बुक के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स है वो सब कुछ होते हैं। हम क्लास के अंदर एक एक एग्जाम्पल जो यहां पर ये पढ़ रहे हैं, वो एक एक एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर जो इस वक्त आपके हाथ में है उसमें लिखे हुए हैं।
सभी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हुए, पर ये वाला एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कि बच्चा कम से कम थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करे। तो मैंने लिख दिया है कि ये वाला एग्जाम्पल क्लास में समझाया जाएगा, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने, आपके पास में जो बुक है ये वाला एग्जाम्पल उसमें लिख लिया होगा। क्लियर है ये चीज? तो बच्चों यहां पर हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर कौन कौन से गुड्स हैं जिनके केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। हमने गुड्स वाला पूरा डिपार्टमेंट यहां पे कंप्लीट कर लिया। तो बच्चों इस क्लास के अंदर हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया कि आखिर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। हम लोगों ने देखना स्टार्ट किया बच्चों कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है। इसके अलावा हम लोगों ने यह देख लिया कि गुड्स सेक्शन के अंदर मतलब वो कौन कौन से गुड्स हैं जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अब बच्चों हम आगे चलते हैं और अब हम देखेंगे वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके बेसिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, और ये सर्विसेज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपैरिजन टू गुड्स। अब देखिए, अब हम देखते हैं सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब लगता है। इसमें बच्चों सबसे पहले जो सर्विस आती है वो है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेंडमेंट आया था ना इसमें, इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। हम अमेंडेड ही पढ़ रहे हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इसको हम एक कहानी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही सिंपल है, मजे आएंगे आपको। जैसे ही ये कहानी कंप्लीट हुई आपको ये पूरा प्रोविजन समझ में आ जाएगा 2 मिनट के। सब कुछ लिख रखा है कहानी के अंदर और ये पूरा एग्जाम्पल स्टोरी आपके बुक में दी हुई है, देखिएगा। देखो ये है प्रतिमा कुमारी, ये स्टूडेंट है मेरी, ये ऑल इंडिया रैंक लेकर आई थी बच्चे। ये एक बार हमारे पास में आई, मोहित बंसल सर आपके सर के पास में आई और आकर बोली कि सर ये जीटीए बाय रोड क्या होता है। मैंने बोला कि देखो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है। जीटीए का मतलब होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। ये वो एजेंसीज, ये वो कंपनीज होती हैं जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कि अगर आपके कोई गुड्स हैं वो आपको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट करवाने हैं तो आप ऐसी जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की हेल्प लेकर और अपने गुड्स को ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो। वो अपना पैसा आपसे ले लेते हैं। जीटीए के अंदर हम बाय रोड वाली बात कर रहे हैं। हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि वो एरोप्लेन से भेज रहा है या वो पानी के जहाज से बेच रहा है, वेसल से भेज रहा है। नहीं, मैं बोल रहा हूं कि हम उन गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की बात कर रहे हैं जो कि आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट कराने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बाय रोड। प्रतिमा कुमारी बोली कि ठीक है सर, मेरे को यह समझ में आ गया कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाय रोड क्या होता है। अब मुझे बताइए कि जब भी कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह बाय रोड अगर करते हैं तो उस पर जीएसटी कैसे लगता है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज इन लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट करने का, तो ही जीएसटी लगेगा। अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने का, लेकिन जिसको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जो रेसिपिएंट है, वो इनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर जीएसटी लगेगा ही नहीं, वो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो बाय रोड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड कर रही है और इनमें से अगर किसी को कर रही है तो ही जीएसटी लगेगा। पहली बात तो ये, कैसे लगेगा वो मैं समझाऊंगा। सबसे पहले तो आप एक चीज को समझ लो। मैंने बोला सबसे पहले तो एक चीज समझ लो कि अगर कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो बाय रोड अगर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और स्पेसिफाइड पर्सन को कर रहे हैं, वो पर्सन जो स्पेसिफाइड हैं, अगर उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो ही जीएसटी लगेगा। अगर नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को, जो कि स्पेसिफाइड नहीं है, उनको अगर ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है सर वो कौन कौन है। देखिए, कोई फैक्ट्री जो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, कोई भी फैक्ट्री, या कोई भी सोसाइटी जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर्ड है, या कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, या कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, या कोई भी पार्टनरशिप फर्म, या कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, या कोई भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन,
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो कुछ टाइम के लिए कहीं पर धंधा करने के लिए आ जाते हैं। जैसे मेला लगता है ना, मेला, मेला दिलों का आता है, मेला लगाने वाले आते हैं महीने भर के लिए, 25 दिन के लिए वहां पर। अब जैसे हमारा जो एरिया है राजस्थान के अंदर भरतपुर है, तो भरतपुर में आप देखिएगा एक बाहर से कुछ लोग आए हैं और वो एक तरह का मेला लगा रहे हैं। उन्होंने ना मेले का नाम रखा है दुबई थीम, दुबई थीम। तो आप उसके अंदर जाओगे ना टिकट लेकर, तो 1-2 घंटे 3 घंटे का कुछ रहता है वहां पे। उनका अंदर जितना भी कुछ फंक्शन तामझाम है, वहां अंदर जैसे एंटर करोगे आपको लगेगा आप दुबई में आ गए। उन्होंने इस तरह का मतलब दुबई के ऊपर अपना पूरा मेले की थीम बीम सेट करी हुई है। तो वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है, टैक्सेबल पर्सन है, टैक्स देना है उनको, कैजुअल है। कभी यहां करते हैं, कभी कहां करते हैं, कभी कहां करते हैं, कभी कहां करते हैं। आ रही मेरी बात समझ में? तो सबसे पहले तो आपको क्या समझ में आया? जीटीए गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मतलब क्या होता है? ऐसी एजेंसीज जो कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। बाय रोड की हम बात कर रहे हैं। अगर ये जो स्पेसिफाइड लोग हैं उनको दी जा रही है सर्विस तो ही जीएसटी लगेगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। जब मैंने ये बात प्रतिमा को बोली तो प्रतिमा बोली ठीक है सर मुझे समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताओ सर, एक बात बताओ, अगर ये जीटीए स्पेसिफाइड पर्संस को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा। मैंने कहा तो जीएसटी लगेगा। बोला तो कैसे लगेगा? अगर जीटीए स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जीएसटी लगेगा ना। मैंने बोला हाँ भाई तो जीएसटी लगेगा। बोला कैसे लगेगा? मैंने कहा देखो, उस केस में जीटीए के पास में 2 ऑप्शन है। उस केस में जीटीए के पास में 2 ऑप्शन है। अगर वो चाहे तो जीएसटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर पे करे, या फिर अगर वो चाहे तो जीएसटी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर पे करे। ये ऑप्शन है जीटीए के पास में, वो जैसे चाहे वैसे चूज कर ले। तो प्रतिमा को अब तक क्या समझ में आया? प्रतिमा को समझ में आया कि देखो, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी स्पेसिफाइड लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो अगर स्पेसिफाइड लोगों को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो जीएसटी लगेगा। अगर स्पेसिफाइड लोगों को अलावा किसी और को सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, मैटर ही खत्म। अच्छा, स्पेसिफाइड लोगों को सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो जीएसटी लगेगा, लेकिन उसमें जीटीए के पास में ऑप्शन है। अगर वो चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी पे करा ले, अगर वो चाहे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से, उसकी मर्जी है, जो ऑप्शन चूज करना है कर लो। सर अगर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्शन चूज किया, अगर जीटीए ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्शन चूज किया तो फिक्स है 5% की रेट से जीएसटी लगेगा, मैटर खत्म। लेकिन सर अगर जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की ऑप्शन को चूज किया तो फिर से उसके पास में 2 ऑप्शन है। वो जीएसटी 5% की रेट से पे कर दे या फिर 12% की रेट से पे कर दे। आ रही है मेरी बात समझ में? तो देखिए, दोबारा से चार्ट बना लो, मैं आपके साथ में दोबारा से चार्ट बना रहा हूं, बार बार बना रहा हूं ताकि आप अपनी बुक के अंदर बना लो। हालांकि ये मैंने एग्जांपल, ये कहानी जो है इसमें एक एक चीज लिखी हुई है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं, अगर वो बाई रोड सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, कैसे सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बाई रोड अगर सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तो अगर उन्होंने स्पेसिफाइड लोगों को किया, स्पेसिफाइड पर्सन को सर्विस प्रोवाइड करी तो जीएसटी लगेगा। और 2 ऑप्शन है, वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे लगा लें या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म पे लगा लें। अगर वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे लगाएंगे तो 5% से लगेगा। अगर वो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से लगाएंगे तो 2 ऑप्शन है, वो 5% से जीएसटी पे कर दें या 12% से पे कर दें। जब ये बात मैंने प्रतिमा को बताई तो प्रतिमा बोली लेकिन सर एक बात बताओ, अगर जीटीए ने फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म को चूज किया तो आप बोल रहे हो कि उसके पास ऑप्शन है वो 5% से जीएसटी पे कर दे या 12% से पे कर दे। वो पागल है क्या सर 12% से पे करेगा जीटीए? वो तो 5% से ही करेगा ना, उसका तो 7% का टैक्स बच रहा है, तो बेनिफिट तो देखा जाए तो उसको 5% वाले में ही हो रहा है, वो कई को 12% का पे करेगा। मैंने कहा प्रतिमा तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इसमें भी देखो एक ट्रिक है।
अगर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के अंदर उसने 5% की रेट से जीएसटी पे करने का ऑप्शन चूज किया तो उसको कोई भी आईटीसी नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर, मतलब इनपुट जो सप्लाईज हैं उनके ऊपर कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन 12% वाले में आईटीसी मिलेगा। तो प्रतिमा को समझ में आया? ठीक है सर, अब समझ गई मैं आपकी बात। और सर है ना, और नॉन स्पेसिफाइड लोग हैं तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। क्लियर है चीज? तो बच्चों देखो, ये पूरी की पूरी चीज यहां पर लिखी हुई है, पूरी की पूरी चीज यहां पर लिखी हुई, और ये पूरी बात यहां पर, ये जो स्टोरी है ना, इस स्टोरी के अंदर पूरी बात लिखी हुई। स्टूडेंट बोलता है सर मेरे को आपकी बात यहां तक पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गई, मुझे समझ में, आपने सर्विस का पढ़ाना स्टार्ट किया, सबसे पहले जीटीए की सर्विस पढ़ाई, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर अमेंडमेंट आया है, ये हमने जो पढ़ाई ये अमेंडेड है, तो आपको पुराना पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सर मैंने सुना है इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट और है। हाँ, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट नोट और है। अगर ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट को या किसी ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने या यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने या किसी लोकल अथॉरिटी ने बनाया है, अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं किसी ऐसे डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को, जिस डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के द्वारा बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है और किस लिए वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये डिपार्टमेंट सिर्फ सेक्शन 51 के लिए रजिस्टर्ड हुए हैं जीएसटी में, टीडीएस काटने के लिए, इसके अलावा किसी और वजह से रजिस्टर नहीं हुए। आप पूरी कहानी समझिए। पहले क्या हुआ, जब जीएसटी आया ना, जब जीएसटी का लॉ आया, तो ऐसे डिपार्टमेंट्स या ऐसे एस्टेब्लिशमेंट, बॉडी कॉर्पोरेट जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए थे, वो बोले कि हमें तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर होना ही नहीं है क्योंकि हम तो गवर्नमेंट के थ्रू बनाए गए हैं, तो हम पे कहां जीएसटी लगेगा, गवर्नमेंट खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर थोड़ी ना जीएसटी लगाएगी, तो हम कहीं को जीएसटी में रजिस्टर होने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर बाद में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी। जब जीएसटी बना तब तो ऐसा था, फिर बाद में क्या प्रॉब्लम आने लगी, ये प्रॉब्लम आने लगी कि गवर्नमेंट जो है वो कभी कभी किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, प्राइवेट कंपनी से, कि तुम ये बना दो, वो बना दो, ये बना दो, वो बना दो, ये बना दो, वो बना दो, और हम तुमको पैसा दे देंगे। तुम एयरपोर्ट बना दो, तुम रेलवे स्टेशन बना दो, तुम सड़क बना दो, तुम फलाना बना दो, तुम ढीकना बना दो, और इतना कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और बनने के बाद में गवर्नमेंट तुमको इतने रुपए दे देगी। अब गवर्नमेंट ये रुपए इन डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू इनको दिलवाती है, प्राइवेट कंपनीज को जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कुछ भी बनाने का, डेवलप करने का। अब जब ये एस्टेब्लिशमेंट या डिपार्टमेंट इन कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा देते हैं तो वो ये बोलते हैं कि साहब इसमें से हम टीडीएस भी तो काटेंगे। अब टीडीएस कैसे काटें, हम तो जीएसटी के अंदर रजिस्टर है ही नहीं। बात समझ रहे हो भाई? गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन या एस्टेब्लिशमेंट है वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर हुए ही नहीं थे, लेकिन गवर्नमेंट बहुत बार कॉन्ट्रैक्ट दे देती है प्राइवेट कंपनीज को, बोलती है ये डेवलप कर दो, ये कंस्ट्रक्ट कर दो, और जब पैसा देने की बात आती है तो ये डिपार्टमेंट, एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं कि भैया इस पैसे में से हम टीडीएस तो काटेंगे तुम्हारा। अब टीडीएस काटे कैसे, हम तो रजिस्टर ही नहीं है जीएसटी में। तो गवर्नमेंट बोली कि एक काम करते हैं, हम तुमको जीएसटी लॉ के अंदर, जीएसटी एक्ट के अंदर उसके सेक्शन, हम एक नया लॉ बना देते हैं जीएसटी एक्ट में, सेक्शन 51 नाम का लॉ बना देते हैं, जो ये बोलेगा कि सेक्शन 51 के अंदर गवर्नमेंट के वो डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट जीएसटी के अंदर रजिस्टर कराए जा रहे हैं जो सिर्फ जीएसटी में इसलिए रजिस्टर हो रहे हैं ताकि वो टीडीएस काट सकें जब ऐसे उनका पेमेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स का, प्राइवेट लोगों का जब उनका पेमेंट कर रहे हैं तो उनका टीडीएस काटा जा सके, इसलिए इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को जीएसटी एक्ट के सेक्शन 51 में रजिस्टर कर रहे हैं, बाकी उनके ऊपर जीएसटी के प्रोविजंस लगेंगे नहीं।
तो अब हमारा जीटीए वाला पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है जिसने सर्विस प्रोवाइड करी ऐसे डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को जो कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट हैं और गवर्नमेंट ने उनको जीएसटी के सेक्शन 51 में सिर्फ इसलिए रजिस्टर कराए ताकि वो टीडीएस काट सके, बाकी जीएसटी के उनके ऊपर प्रोविजंस नहीं लगते, तो इस वाले केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगे। अरे ये मेरी बात समझ में, ये यहां पर लिखा हुआ है, वो एग्जेम्प्टेड होते हैं टैक्स से, उन पर कोई टैक्स लगता ही नहीं है क्योंकि वो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कहां टैक्स देगी। क्लियर ये चीज भाई? रेसिपिएंट कौन है इस वाले केस में? गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट टैक्स देती नहीं है, तो ना तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग रहा है और ना ही इस पर नॉर्मल टैक्स लग। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मेरे को पूरी तरीके से बात आपकी समझ में आ गई, ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी वाला केस आपने मुझे समझाया ये पूरा का पूरा मुझे समझ में आ चुका। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट और सर्विसेज देख लेते हैं हम। नेक्स्ट सर्विस क्या है, बड़े ध्यान से देखिएगा, लीगल सर्विसेज बाय एडवोकेट। बच्चों इसमें आपको मार्क कर लेना है, हालांकि टेबल में मैंने एक एक चीज क्लियर दिखाई है आपको, फिर भी सर्विस कौन दे रहा है? एडवोकेट दे रहा है। सर क्या ये एडवोकेट इंडिविजुअल है? इंडिविजुअल एडवोकेट है तो भी, एडवोकेट की फर्म है तो भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? लीगल। एडवोकेट आपके घर में आकर टीवी सेट कर रहा है वो वाली सर्विस नहीं। एडवोकेट का फर्नीचर का काम भी है, वो फर्नीचर सप्लाई वो वाला काम, वो वाली। एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ लीगल सर्विस दे रहा है। एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ लीगल सर्विस अगर आपको प्रोवाइड कर रहा है तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। किसको दे रहा है? किसी बिजनेस एंटिटी को। तो अब आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों। अगर कोई एडवोकेट है, देखो केस 1, अगर कोई एडवोकेट है जो लीगल सर्विस दे रहा है, लेकिन लीगल सर्विस दे रहा है इंडिविजुअल पर्सन को, तो उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी दो कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई कि एडवोकेट ने सर्विस दी, सर्विस भी लीगल दी, लेकिन हमारी कंडीशन है दी किसको? रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? कोई रजिस्टर्ड लीगल एंटिटी, जबकि ये तो इंडिविजुअल पर्सन है। लेकिन दूसरे केस में एडवोकेट ने लीगल सर्विस दी किसी एंटिटी को, किसी कंपनी को जो रजिस्टर्ड है, हां तो वो वैलिड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लग जाएगा। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को आपकी समझ में आ गई, मुझे दो सर्विस समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं हम लोग हमारी थर्ड सर्विस के ऊपर, तीसरी सर्विस के ऊपर। वो बोलता है कि सर्विस सप्लाई की जा रही है किसी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के थ्रू। अब आप एक चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, ये आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल क्या होता है? आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है पहले ये समझ लो। देखो नॉर्मली मानकर चलो ये है एक, समझो सलमान खान, एक सलमान खान, क्या एक ही सलमान खान है? तो ये है सलमान खान और ये है करण जौहर। अब ये दोनों मूवी बनाने जा रहे हैं, इसमें सलमान खान तो एक्टिंग करेंगे और करण जौहर उसको प्रोड्यूस करेंगे और डायरेक्ट करेंगे और बाकी जो उनका काम है वो सब काम। अब इन दोनों के बीच में ना कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट होता ही है क्योंकि भैया उसमें सब कुछ लिखा होता है। इसको सलमान खान को डर रहता है, पता चला करण जौहर ने मेरे से एक्टिंग करा ली, पैसे नहीं दिए, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होगा ऐसे इतना टोटल अमाउंट है जो सलमान खान को पे किया जाएगा, कैसे कैसे कब कब पे किया जाएगा, कि 10% शूटिंग हो गई तो मिल जाएगा, फिर 2 गाने शूट हो गए तो बचा हुआ इतना पेमेंट मिल जाएगा, फिर जब 75% फिल्म शूट हो जाएगी तो इतना मिल जाएगा, और जब पूरी फिल्म शूट हो जाएगी तो इतना मिल जाएगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी लिखा होगा सलमान खान ऐसे 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 काम करेगा, अपने इतने दिन हमको देगा, यहां पर जाना पड़ेगा तो वहां जाएगा, सलमान खान मना नहीं करेगा। क्लियर है चीज? अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब उन्होंने ना ये डिसाइड किया कि बोला देखो यार इंडिया में वैसे ही रोज लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आए दिन आदमियों में, लोगों में लड़ाई झगड़े होते हैं और वो चले जाते हैं कोर्ट के पास में, अदालत के पास में, और कोर्ट के पास में केसेस की कमी नहीं है, इसीलिए इतना टाइम बाद में डिसीजन आता है, 5-5, 10-10, 20-20 साल लग जाते हैं।
तो इन दोनों ने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम ना इस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिख लेते हैं कि कल को अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ ना, तो हम कोर्ट के पास में नहीं जाएंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम जो ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, जो ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, लीगल ट्राइब्यूनल, उनके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो आर्बिट्रेशन वाला काम करते हैं, हम उनको अपॉइंट कर लेंगे, है ना, हम उनको अपनी आपसी सहमति से अपॉइंट कर लेंगे और अपना केस उनके सामने रख देंगे। वो केस को सुनकर अपना जजमेंट देंगे और वो जजमेंट हम मान लेंगे। ये आर्बिट्रल होता है, वहां पर मध्यस्थता की जाती है कि वो जल्दी से केस को सॉल्व करवा देते। बहुत बार ऐसा भी होता है, सलमान खान बोलता है कि देखो हम ना 2 आर्बिट्रेटर रखेंगे, एक आर्बिट्रेटर मैं अपनी तरफ से और एक आर्बिट्रेटर तुम अपनी तरफ से। अगर दोनों एक ही पक्ष में अपना फाइनल डिसीजन देते हैं हाँ या ना, तो ठीक है। अगर दोनों का टाई हो जाता है तो हम फिर कोई एक अंपायर ले आएंगे। ये लीगल वर्ड है अंपायर, लिखा हुआ लॉ में लिखा होता है कि अगर दोनों का टाई हो गया तो अंपायर ले आएंगे। तो हम बात कर रहे हैं इस वाली सर्विस की, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। कौन दे रहा है? आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल दे रहा है सर्विस, लीगल सर्विस दे रहा है। किसको दे रहा है? किसी बिजनेस एंटिटी को। तो उस केस में टैक्स कौन पे करेगा? वो बिजनेस एंटिटी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रेसिपिएंट पे करेगा। स्टूडेंट बोलता है सर आपकी बात मेरे को यहां तक पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। 3 सर्विस पढ़ ली, जीटीए की सर्विस, एडवोकेट के थ्रू लीगल सर्विस, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की सर्विस। देखो कितना इजी चैप्टर है, कितना मजेदार चैप्टर। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इतना इजी चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, मजेदार चैप्टर है, और हमने सभी चीजों के एग्जांपल्स अपनी बुक के अंदर लिखे हुए। नेक्स्ट आता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू एनीबॉडी, कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, काई की सर्विस है? स्पॉन्सरशिप की सर्विस है। कौन दे रहा है? कोई भी दे रहा है, कोई भी एनी बॉडी, कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको दी जा रही है सर्विस। सर्विस प्रोवाइडर कोई भी पर्सन हो सकता है, और सर्विस रेसिपिएंट कौन है? कोई बॉडी, कॉर्पोरेट। समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, एग्जांपल से समझोगे सब कुछ समझ में आएगा। बीसीसीआई एक सीरीज होल्ड कर रही है क्रिकेट की, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। जैसे बीसीसीआई आईपीएल करता है, वर्ल्ड कप करता है, T20 वर्ल्ड कप, ऐसे बीसीसीआई जो है ना वो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज एक कंडक्ट करने जा रहा है। अनाउंस कर दिया बीसीसीआई ने कि हम इंडिया के अंदर, बाहर करेगा तो भैया फिर टैक्सेबल टेरिटरी रही नहीं ना। इंडिया के अंदर टैक्सेबल टेरिटरी में एक सीरीज होल्ड कर रहा है ये बीसीसीआई। अन अकेडमी को ये पता चला, तो अन अकेडमी बीसीसीआई के पास में गया और बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करी कि सर आप ये जो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज कंडक्ट कर रहे हो, इसमें खर्चा तो होगा, आप सचिन तेंदुलकर को, युवराज सिंह को, बड़े बड़े प्लेयर्स को बुलाओगे खेलने के लिए, उनको पैसा तो दोगे, तभी तो वो पैसा डोनेट होगा, टिकट विकेट बिकेंगी, इसमें उनको ड्रिंक्स का खर्चा होगा, इसमें मार्केटिंग का खर्च, वो सब ना हम स्पॉन्सर करना चाहते हैं आपके इस पूरी सीरीज को। बीसीसीआई को उनका प्रपोजल अच्छा लगा और बीसीसीआई ने बोला कि ठीक है आप स्पॉन्सर कर लो। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा, अब आ रही है ट्रिक, अब ट्रिक आ रही है, अब ट्रिक आ रही है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। सर्विस क्या है? ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, हम इस वाले ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, ये जो अन अकेडमी और बीसीसीआई के बीच में। इसमें टाइप ऑफ सर्विस क्या है? तो टाइप ऑफ सर्विस है स्पॉन्सरशिप की सर्विस। कौन प्रोवाइड कर रहा है? सप्लायर कौन है? अब मैं आपको बोल सकता हूं, जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। सप्लायर बीसीसीआई है। क्या सर? हाँ, बीसीसीआई ने अलाउ किया ना, बीसीसीआई ने अलाउ किया ना कि ठीक है हम तुम सर्विस क्या नाम है वो स्पॉन्सर कर दो। तो ये कौन दे रहा है? ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? बीसीसीआई कर रहा है। और रेसिपिएंट कौन है इसका? रेसिपिएंट है अन अकेडमी। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट है अन अकेडमी। आ रही है मेरी बात समझ में? रेसिपिएंट कौन है प्यारे बच्चों? रेसिपिएंट है अन अकेडमी। स्पॉन्सरशिप के केस में जो पैसा लगा रहा है, जिसकी जेब से पैसा जा रहा है, वो रेसिपिएंट होता है। स्पॉन्सरशिप सर्विस के केस में जिसकी जेब से पैसा जा रहा है वो रेसिपिएंट होता है।
इसलिए रेसिपिएंट अनअकैडमी है। अब हमारे पास में तीनों केस हो गए। अब हम देखते हैं कि इस पर कौन टैक्स पे करेगा। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। लॉ क्या बोल रहा है? सप्लायर कौन होगा सर्विस का? एनी पर्सन। चाहे से बीसीसीआई की जगह कोई इंडिविजुअल पर्सन भी होता ना तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। सप्लायर इंडिविजुअल भी हो सकता है, बॉडी को एनी पर्सन, बात खत्म, एनी पर्सन, बात खत्म। पर रेसिपिएंट कौन होगा? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, जो कहां लोकेटेड हो? टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया के अंदर लोकेटेड। तो देखो कंक्लूजन, सप्लायर तो बीसीसीआई है, रेसिपिएंट अनअकैडमी बॉडी कॉर्पोरेट है, टाइप ऑफ सर्विस स्पॉन्सरशिप की है, कहां प्रोवाइड हो रही है? टैक्सेबल टेरिटरी में। जीएसटी कौन देगा? रेसिपिएंट अनअकैडमी। लेकिन अगर मैं सिचुएशन अलग कर दूं, मैं बोलूं कि बीसीसीआई जो है वो रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज होल्ड कर रहा है और राजू श्रीवास्तव बीसीसीआई के पास में जाकर पहुंचे और बोले कि साहब मैं इसको स्पॉन्सर करना चाहता हूं, तो यहां पर रेसिपिएंट कौन है? सप्लायर तो बीसीसीआई है, सर्विस स्पॉन्सरशिप की है, पर रेसिपिएंट कौन है? इंडिविजुअल पर्सन। क्या ये रेसिपिएंट के ऊपर जीएसटी लगेगा? क्या ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर फिट बैठता है? नहीं, क्योंकि रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए जो कि टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर हो, तो यहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। अगर सोचो कि सेम है, बीसीसीआई रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज होल्ड कर रहा है, ये एक कंपनी है द जाइंट कंपनी, ये अमेरिका की फूड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, खाना की कंपनी है, खाने की। ये बीसीसीआई के पास में आकर बोली कि मैं स्पॉन्सर करूंगी। तो अब आप देखो सप्लायर कौन है? बीसीसीआई। रेसिपिएंट कौन है? जाइंट कंपनी। क्या बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर है? नहीं, अमेरिका के अंदर है। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। जरूरी क्या है? जरूरी है कि सप्लायर कोई भी हो। अगर आज सोचो मैं हूं और मैं जो है वो कोई भी चीज होल्ड कर रहा हूं, मैं रक्त शिविर होल्ड कर रहा हूं, ब्लड डोनेशन का होल्ड कर रहा हूं, तो चाहे मैं इंडिविजुअल, सप्लायर कोई भी हो सकता है। मैं होल्ड कर रहा हूं, मेरे पास में कोई कंपनी आई, वो बोली मैं स्पॉन्सर करूं, तो मैं सप्लायर हूं और वो उसकी जेब से पैसा जाएगा, ब्लड डोनेशन का पूरा खर्चा पानी वो देखेगी वो कंपनी, तो वो रेसिपिएंट है, तो ये वैलिड है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर वो टैक्स देगी। सप्लायर कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, पार्टनरशिप फर्म हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एनी पर्सन लिखा है। जो रेसिपिएंट है मतलब जिसकी जेब से पैसा जा रहा है, वो जरूरी है बॉडी कॉर्पोरेट हो, टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया के अंदर हो। इसमें फिर बोल रहा हूं, स्पॉन्सरशिप के सर्विस के अंदर रेसिपिएंट कौन होता है? उल्टा है काम। रेसिपिएंट वो है जो पैसा दे रहा है, जो खर्चा कर रहा है। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को आपकी पूरी तरीके से समझ में आ चुकी। तो बच्चों देखो, यहां पर आज की क्लास में हम लोगों ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट किया। इस चैप्टर के अंदर प्यारे बच्चे हम लोगों ने सबसे पहले देखा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, फिर हमने देखा कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिनके केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। सभी चीजें एग्जाम्पल के साथ में समझी, पूरे एग्जाम्पल आपकी बुक के अंदर लिखे हुए। फिर हमने देखा ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज है जिनके केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। अभी सर्विस और भी बची हुई हैं जो कि अब हम अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक प्यारे बच्चों आप लोग एक बार यहां तक इसको अच्छे से रिवाइज कर। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बच्चों। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था हमारा चैप्टर जो कि है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, वो कौन कौन से नोटिफाइड गुड्स हैं जिनके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर जीएसटी पे करना होता है, और लास्ट क्लास में हमने ये भी शुरू कर दिया था कि वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनके बेसिस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर जीएसटी पे करना होता है। हमने उनमें से कुछ सर्विस पढ़ ली थी, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सर्विस आती है सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी। बड़े ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं आपसे। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने या किसी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट ने
सर्विस प्रोवाइड करी, सर्विस प्रोवाइड करी बच्चों। अब सर्विस किसको प्रोवाइड करी? अगर सर्विस प्रोवाइड करी किसी इंडिविजुअल पर्सन को तो उस पर जीएसटी लगेगा ही नहीं। अब आप एक बात बताओ, आप रोड स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट जो बसेस हैं उनके अंदर चलते हो ना, राजस्थान रोडवेज में चलते हो ना, क्या आपसे टैक्स वैक्स लेता है? वो आपसे सिर्फ उसकी वैल्यू लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट इंडिविजुअल पर्सन को कोई सर्विस दे रही है तो उस पर टैक्स नहीं लगता है। टैक्स कब लगता है? टैक्स सिर्फ तब लगता है जब गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है, कोई बिजनेस एंटिटी, कोई बिजनेस एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है, इंडिया की बिजनेस एंटिटी, टैक्सेबल टेरिटरी मतलब इंडिया की बिजनेस एंटिटी जो इंडिया में रजिस्टर है, अगर उसको कोई सर्विस प्रोवाइड करती है ना ये गवर्नमेंट, तो फिर जीएसटी लगता है। अब जीएसटी कौन देगा? अब सप्लायर तो गवर्नमेंट है। वैसे तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ज्यादातर केसेस में सप्लायर ही टैक्स जमा कराता है गवर्नमेंट को, बट क्या गवर्नमेंट खुद को टैक्स जमा कराएगी? नहीं। तो कौन जमा कराएगा? ऑब्वियस बात है वो बिजनेस एंटिटी जमा कराएगी। सिंपल है ना। अगर कोई भी गवर्नमेंट, चाहे से सेंट्रल गवर्नमेंट है, चाहे से स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे से यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है, चाहे से कोई लोकल अथॉरिटी, नगर पालिका है, पंचायत समिति है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, अगर ये कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर इंडिविजुअल पर्सन को कर रहे हैं तो टैक्स लगेगा ही नहीं। अगर किसी बिजनेस एंटिटी जो कि इंडिया की टैक्स मतलब टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, उसको अगर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो टैक्स लगेगा, जीएसटी लगेगा। कौन पे करेगा? वो बिजनेस एंटिटी, क्योंकि वो रेसिपिएंट है। गवर्नमेंट खुद के थोड़ी ना पैसा जमा कराएगी। आज मैं गवर्नमेंट हूं तो मैं खुद को ही टैक्स जमा कराऊं फिर उसका इनपुट लेता रहूं, क्या मतलब है इस सब बातों का? क्लियर है ये चीज? स्टूडेंट बोलता है सर मुझे समझ में आ गया, लेकिन ऐसे कुछ सर्विसेज हैं जो कि नॉर्मल पॉइंट आपको समझ में आ गया। नॉर्मल पॉइंट ये बोलता है कि अगर गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो वो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर खुद गवर्नमेंट के पास में जीएसटी जमा कराएगी। बात खत्म, खत्म बात। अब मैं एक नई बात बोल रहा हूं कि यार ये बात तो सही है आपकी कि गवर्नमेंट ने अगर किसी बिजनेस एंटिटी को सर्विस दी तो वो बिजनेस एंटिटी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर जीएसटी जमा कराएगी, लेकिन इसमें कुछ सर्विसेज एक्सक्लूड हैं। मतलब गवर्नमेंट ने अगर उन बिजनेस एंटिटीज को वो सर्विस दी जो मैं पढ़ाने वाला हूं तो उनके अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर टैक्स पे नहीं होता। वो कौन कौन सी सर्विस हैं? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई, जैसे होता है ना बहुत बार गवर्नमेंट की कोई जमीन होती है और गवर्नमेंट किसी बिजनेस एंटिटी को दे देती है कि तुम यहां पर ये काम कर लो, पब्लिक का वेलफेयर हो जाएगा, इस उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता। या फिर पोस्ट की कोई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड करी गई है, या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के थ्रू करी गई है, या फिर एयरक्राफ्ट या वेसल के थ्रू करी गई है, या फिर गुड्स या पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करने की गवर्नमेंट की कोई सर्विस करी गई है ना, किसी बिजनेस एंटिटी को, तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर टैक्स नहीं लगता। तो बड़ा सिंपल सा केस है, इसको आप याद अच्छे से करिएगा। ये 1 या 2 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट बड़ा सिंपल है। पहले क्या था, जब ये बोलते थे ना कि गवर्नमेंट अगर कोई पोस्ट की सर्विस दे रही है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगता, तो उसमें पहले समझाया जाता था पोस्ट कौन कौन सी, कि सिर्फ रजिस्टर्ड एडी जो जा रही है, या फिर जो क्या नाम है स्पीड पोस्ट जा रहा है, या नॉर्मल पार्सल। अब नहीं, अब तो वो बोलता है कोई सा भी पोस्ट हो रहा है उस पर क्या नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो आपको सिंपल सी बात समझ में आई। अगर कोई भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अगर किसी इंडिया की रजिस्टर्ड एंटिटी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर वो रजिस्टर्ड एंटिटी टैक्स पे करेगी। लेकिन अगर इनमें से कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केसेस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर टैक्स नहीं लगेगा। यहां तक की बात हम लोगों ने समझ ली। अब चलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट सर्विस के ऊपर।
नेक्स्ट सर्विस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी ऐड हुई है, पहले ये नहीं थी, फिर ये अब ऐड हुई है। बड़ी सिंपल है। ये बोल रहा है कोई भी पर्सन, चाहे से इंडिविजुअल पर्सन, चाहे से बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को, सप्लायर कौन है? एनी पर्सन, एनी पर्सन। रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर सर्विस दे रहा है किस चीज की, कि कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और वहां पर उसको रेंट कर रहा है, वो रहने के लिए दे रहा है कि ठीक है मेरी रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, मैं तुमको रेंट आउट करता हूं, तुम यहां रेजिडेंशियल पर्पस के लिए रह सकते। आ रही है मेरी बात समझ में? तो फिर उस केस जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, ये रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी जो है वो ये चाहती है, रिलायंस कंपनी ये चाहती है कि देखो यार उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं। अब मान लो रिमोट एरिया में है रिलायंस कंपनी है बिहार के अंदर कहीं पे है ना, रिलायंस कंपनी बिहार के अंदर कहीं पर है। तो अब वहां पर उसके एम्प्लॉइज हैं, अब उनका रहने का कोई ठिकाना है नहीं। तो रिलायंस कंपनी ने क्या किया, रिलायंस कंपनी ने, ये बापोद्रा जी हैं, बापोद्रा जी काम करते हैं, रेंट पे देते हैं अपनी रहने की जगह बापोद्रा चाल में। तो रिलायंस ने इनसे बोला कि आप हमें एक बिल्डिंग दे दीजिए, वहां पर हमारे एम्प्लॉइज आकर रह लिया करेंगे। क्लियर ये चीज? तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? एनी पर्सन, जरूरी नहीं है रजिस्टर्ड हो या बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी पर्सन। पर रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट है रिलायंस, क्योंकि ये बिल किसके नाम पे बनाएंगे? रिलायंस के नाम पे, उन एम्प्लॉइज के नाम पे नहीं बनाएंगे। एम्प्लॉइज तो आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, कोई छोड़ गया उसकी जगह पे कोई और आने लग जाएगा। बिल बनेगा रजिस्टर्ड पर्सन के नाम पे। तो टैक्स कौन जमा कराएगा? रजिस्टर्ड पर्सन, मतलब रेसिपिएंट जमा कराएगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। स्टूडेंट बोलता है हाँ सर इजी है, मुझे समझ में आ गया यहां तक। आगे चलते। नेक्स्ट बोल रहा है कि ये नेक्स्ट वाला जो है वो मैं डायरेक्टली आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखिए ये है धोनी, ये है धोनी, और धोनी के पास में ना बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है। MS धोनी के पास में बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, लैंड पड़ी हुई है, या कोई बिल्डिंग पड़ी हुई है। अब उन्होंने बोला कि देखो यार ये ना मेरे पास में ये एक जमीन पड़ी हुई है, तुम कॉन्ट्रैक्ट, तुम बिल्डर हो, बिल्डर सचिन टिचकुले बिल्डर, हम इन्हें प्रमोटर भी बोल सकते हैं। ये सचिन टिचकुले कौन है? बिल्डर है, जिसको हम प्रमोटर भी बोल सकते हैं। धोनी ने बोला कि यार देखो ये जमीन मेरे पास में पड़ी हुई है, मैं तुमको अधिकार देता हूं कि तुम इस पर डेवलपमेंट कर लो, कोई फ्लैट्स बना लो, इस पे फ्लैट्स, बिल्डिंग बना दो लंबी चौड़ी, इस पे ना 50, 55, 60 फ्लैट बना दो और उसको बेच लो और पैसा कमा लो। तो धोनी क्या कर रहा है? धोनी ना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। किसको दे रहा है? प्रमोटर को, बिल्डर को। किस चीज की सर्विस दे रहा है? क्या दे रहा है वो सर्विस के अंदर? वो डेवलपमेंट राइट्स ट्रांसफर कर रहा है। वो बोल रहा है मेरी ये जमीन या बिल्डिंग के ऊपर आप डेवलपमेंट कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो, डेवलपमेंट कर लो, कंस्ट्रक्शन कर लो। ये उस बात का अधिकार दे रहा है और उसका कुछ पैसा लेगा। ये ऑब्वियस बात है, धोनी कुछ तो पैसा लेगा। तो अब इस केस में टैक्स कौन पे करेगा? GST कौन पे करेगा? ये प्रमोटर, ये बिल्डर सचिन टिचकुले, अक्षय कुमार, रेसिपिएंट। और देखो यही बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है बच्चों, आई बात यहां तक समझ में? देखो ये लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, ये रहा, सर्विसेज सप्लाइड बाय एनी पर्सन, एनी पर्सन। अब धोनी है यहां पर, धोनी इंडिविजुअल पर्सन है, अगर और अनरजिस्टर्ड हो सकता है, अनरजिस्टर्ड ही होगा, इंडिविजुअल ऑब्वियस बात है। अगर बॉडी कॉर्पोरेट होते, रजिस्टर्ड होते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बोला एनी पर्सन, वो राइट दे रहा है। किस चीज के राइट है? डेवलपमेंट राइट, मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स, कि भैया बना लो, फ्लोर बना लो, इस पे डेवलप कर लो। तो किसको दे रहा है? किसी प्रमोटर को, बिल्डर को। तो कौन उस पर GST भरेगा? ये प्रमोटर, ये बिल्डर। क्लियर है ये चीज यहां तक? आगे चलते। नेक्स्ट जो है वो भी इसी तरीके से है, बस उसमें ये बोल रहा है कोई पर्सन है, एनी पर्सन, जिसकी खुद की कोई बिल्डिंग है और वो लॉन्ग टाइम के लिए लीज पर दे रहा है, मतलब जैसे 30 साल या उससे ज्यादा के लिए लीज पर दे रहा है किसी प्रमोटर को, बिल्डर को, किसी बंदे को।
और बोल रहा है कि तुम इस पे डेवलपमेंट कर लेना, और जो वो बंदा है, प्रमोटर है, बिल्डर है, वो इस बात की सलामी दे रहा है, हमने पढ़ा था आपको ध्यान हो तो, इसको आप सलामी बोल दो, प्रीमियम बोल दो, कॉस्ट बोल दो, कुछ भी, डेवलपमेंट चार्ज बोल दो, वो दे रहा है, तो इस पे जीएसटी कौन देगा? यही देगा। इस पहले वाले पॉइंट की तरह है, बस फर्क क्या है, मेन फर्क इतना है, उस वाले में तो हमने बोला कि सीधा डेवलपमेंट राइट दे रहा है, कोई टाइम स्पेसिफाई नहीं करा, यहां पर बोला है कि 30 साल या उससे ज्यादा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए लीज पर दे रहा है और डेवलपमेंट का राइट दे रहा है। इस बात का कुछ अलग से सलामी ले रहा है, पैसा ले रहा है, पैसा लिया जाता है, ये मैं आप लोगों को चैप्टर में समझा चुका हूं, याद हो तो, विजय राज वाला, श्रद्धा कपूर वाला एग्जाम्पल समझाया था मैंने आप। तो फिर उस केस में जो टैक्स होगा वो प्रमोटर पे करे, सेम बात। नेक्स्ट सर्विस के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट सर्विस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, और अपनी बुक आपके पास में है, उसमें कुछ चीजें मैं हाईलाइट करवाऊंगा, वो हाईलाइट कर लीजिए, अपने अपनी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत लिखना भी पड़ेगा, बड़े ध्यान से समझ। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि कोई डायरेक्टर है, कौन है? डायरेक्टर। अब डायरेक्टर किसका होगा? तो डायरेक्टर होगा किसी कंपनी का, बॉडी कॉर्पोरेट का। अब वो डायरेक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो डायरेक्टर क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, किसको? तो जिस कंपनी का डायरेक्टर है उस कंपनी को, उस बॉडी कॉर्पोरेट को, और किसको? क्लियर है ये चीज? तो सप्लायर कौन है? तो डायरेक्टर। और रेसिपिएंट कौन है सर्विसेज का? सर वो कंपनी। तो फिर इस केस में जो पैसा देगा ये कंपनी, उसके ऊपर जो भी टैक्स जीएसटी लग रहा है वो ये खुद रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट पे करेगी। पहला बात तो सिंपल सी ये बोल रहा है कि अगर कोई भी सर्विस सप्लाई करी गई, कोई भी सर्विस नहीं, सॉरी, कोई भी सर्विस नहीं, कोई भी सर्विस नहीं, ऐसे नहीं, अभी पढ़ेंगे कौन कौन सी सर्विस। आप इतना ध्यान रखो कि किसी कंपनी का या बॉडी कॉर्पोरेट का कोई डायरेक्टर है और वो उस कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो सप्लायर है डायरेक्टर और रेसिपिएंट है वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट। तो उस केसेस में उस कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को जीएसटी पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर। स्टूडेंट बोला समझ गया, पर सर अब एक प्रॉब्लम आ गई। मैंने कहा बताओ। बोला सर 2 केस आ गए। मैंने कहा बताओ कौन से 2 केस आ गए? बोला सर केस नंबर 1, कंपनी ने उस डायरेक्टर को सेक्शन 192, कंपनी ने उस डायरेक्टर को सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर करा है। लेकिन सर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर अगर रजिस्टर कराए तो इसका मतलब तो डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय बन गया, क्योंकि 192 के अंदर तो जो टीडीएस काटा जाता है वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाली रिलेशनशिप में काटा जाता है। अगर 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 कंपनी ने उस डायरेक्टर को सेक्शन 192 ऑफ आईटी एक्ट 1961 के अंदर टीडीएस के लिए रजिस्टर करा हुआ है, तो फिर डायरेक्टर और कंपनी के बीच में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाली रिलेशनशिप है, और हमने वो पढ़ा हुआ है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। तो ये वाला जो हमने प्रोविजन पढ़ा ये केस 1 में तो अप्लाई नहीं होगा। तो सर ये अप्लाई एक्चुअली में होगा कब? केस 2। ये एक्चुअली में अप्लाई होगा कब? केस 2। अगर कंपनी ने उस डायरेक्टर को सेक्शन 194 जे के अंदर रजिस्टर्ड करा। सर सेक्शन 194 जे इनकम टैक्स एक्ट का क्या बोलता है? प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए, प्रोफेशनल टेक्निकल सर्विसेज के लिए। तो वो डायरेक्टर वाली अपनी प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है और उस केस में ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। स्टूडेंट बोलता है सर मस्त समझ में आ गया। अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी को, बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जीएसटी पे करेगी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर। लेकिन अगर वो डायरेक्टर उस कंपनी के अंदर सेक्शन 192 ऑफ इनकम टैक्स के अंदर एज एम्प्लॉय रजिस्टर्ड है तो नहीं, 194 जे एज प्रोफेशनल सर्विसेज और टेक्निकल सर्विसेज तो। बोला सर समझ में आ गया, बस एक ऐसी नई सी क्वेश्चन दिमाग में उड़ता उड़ता आया है, वो पूछूं क्या मैं आपसे? मैंने कहा पूछो। बोला सर एक डायरेक्टर है, वो अपनी कंपनी को सर्विस देता है, चलो वो चीज अलग है, वो गोली मारो सर। अगर कोई डायरेक्टर है वो कोई अलग ही सर्विस दे रहा है, मतलब उसके पास में
उसकी कोई एक बिल्डिंग है डायरेक्टर की, और वो कंपनी को बोल रहा है कि अपने लोगों को यहाँ पर मेरी बिल्डिंग में रहने के लिए भेज दिया करो, मैं रेंट पे दे देता हूँ। अरे वो तो डायरेक्टर वाली सर्विस थोड़ी है, वो तो फिर कोई तीसरी उसका छोड़ो ना, गोली मारो, वो थोड़ी पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी डायरेक्टर कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को पर्सनल कैपेसिटी में या प्राइवेट सर्विस दे रहा है तो उससे हमें कोई लेना देना। आ रही है मेरी बात समझ में? वो आरसीएम के अंदर नॉन टैक्सेबल होगा। मैंने एग्जांपल लिखा भी हुआ है। हमें तो बेसिकली पढ़ना है, अगर कोई डायरेक्टर किसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, जो कि सेक्शन 194 जे के अंदर रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर कंपनी टैक्स पे करेगी। बात खत्म। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक आपने जितनी सर्विस बताई वो मुझे एक एक समझ में आ गई, मैंने आपकी जो क्लास अभी चल रही है उसको पॉज भी कर दिया, और पॉज करने के बाद में एक बार दोबारा से रिवीजन कर लिया, जो इससे पहले वाली क्लास में आपने अभी तक मुझे समझाया, इसमें अभी तक आपने मुझे समझाया, रिवाइज कर लिया, क्लियर है। बुक के अंदर सभी एग्जाम्पल आपने जो हमें अभी क्लास में पढ़ाए वो लिखे हुए बुक के अंदर एक एक देख लिए। आगे चलते, आगे चल। अच्छा मुझे एक बात बताना है, एक ना सिंपल सी बात पूछो। इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना सर, इंश्योरेंस कंपनी, क्या इंश्योरेंस कंपनीज इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करती हैं? करती हैं। क्या वो रजिस्टर्ड होती हैं? वो रजिस्टर्ड होती है सर, कैसी बात कर रहे हो आप? अच्छा, क्या इंश्योरेंस कंपनी आपके पास में आपके घर पे आती है, इंश्योरेंस ले लो, हमसे इंश्योरेंस ले लो? नहीं नहीं सर, वो नहीं आती। कौन आता है सर? एजेंट आता है, इंश्योरेंस एजेंट आता है। इंश्योरेंस एजेंट आता है सर हमारे पास, वो बोलता है कि इंश्योरेंस ले लो, इंश्योरेंस ले लो। वो कौन होता है? वो तो सर इंडिविजुअल पर्सन ही होता है ज्यादातर। अनरजिस्टर्ड होता है क्या? हाँ अनरजिस्टर्ड होता है ज्यादातर। तो क्या मैं ऐसा बोलूं कि इंश्योरेंस एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको? इंश्योरेंस कंपनी को। किस चीज की? कि मैं लोगों के पास में जाके इंश्योरेंस बेच दूंगा। हाँ सर बिल्कुल बात सही है, इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनीज को। रेसिपिएंट कौन है सर? इंश्योरेंस कंपनी। सप्लायर कौन है? इंश्योरेंस एजेंट। जीएसटी किसको पे करना चाहिए सर? इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर्ड है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसी को देना है। सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू पर्सन कैरिंग ऑन इंश्योरेंस बिजनेस, मतलब इंश्योरेंस बिजनेस जो कैरी कर रहे हैं कंपनीज, उनको इंश्योरेंस एजेंट सर्विस दे रहा है। सप्लायर इंश्योरेंस एजेंट है, लेने वाला वो इंश्योरेंस कंपनी है जो रजिस्टर्ड है, टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। कौन जीएसटी पे करेगा? रेसिपिएंट, वो कंपनी। आगे के पॉइंट इसी तरीके के हैं। ऐसे ही जैसे मैंने आपको इंश्योरेंस का केस बताया, ऐसे ही बैंक के केस देखे आपने? बैंक या फिर एनबीएफसी के केस पढ़ा है आपने? बहुत बार ऐसा होता है बैंक जो है वो लोन दे देते हैं या एनबीएफसी लोन दे देती हैं, और बाद में उनका लोन रिकवर नहीं हो रहा होता है, पैसा वापस नहीं आ रहा होता है, तो वो बैंक जो है वो अपने रिकवरी एजेंट भेजते, बैंक या एनबीएफसी अपने रिकवरी एजेंट भेजते। क्या भेजते हैं? रिकवरी एजेंट भेजते हैं। किसके पास में भेजते हैं? वो अपने रिकवरी एजेंट भेजते हैं उस बोरोवर डिफॉल्टर के पास। तो क्या हम ये बोलें कि ये रिकवरी एजेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं बैंक्स या एनबीएफसी को लोन रिकवर कराने की? हाँ सर, रिकवरी एजेंट सर्विस ही तो दे रहा है। किसको दे रहा है? बैंक या एनबीएफसी को दे रहा है लोन रिकवर कराने की। तो सप्लायर कौन है? रिकवरी एजेंट। रेसिपिएंट कौन है? वो बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। रजिस्टर्ड कौन है? ये बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। तो इस ट्रांजैक्शन इसमें जीएसटी कौन पे करेगा? बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। अच्छा, ऐसा हुआ एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा। अरिजीत सिंह को जानते हो आप? अरिजीत सिंह? तो सर हम जानते हैं अरिजीत सिंह को। अरिजीत सिंह ने एक गाना गाया। अब कौन सा गाना गाया यार? गाना और फेमस सा गाना बताओ ना अरिजीत सिंह का।
तुम ही हो गा दिया, तुम ही हो। वो कौन सी पिक्चर आई थी, आशिकी टू, आशिकी टू आई थी ना, आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर की, उसका तुम ही हो गाना गा दिया। अब ये मत बोलना कि सर तुम ही हो गाना किसी और ने गाया था, अब मान लो ना यार अरिजीत ने गाया था यार, ठीक है ना, गाना गा दिया उसने, पिक्चर के अंदर नहीं गाया, अभी तक पिक्चर के अंदर नहीं गया है। अरिजीत सिंह ने खुद ने एक गाना लिखा तुम ही हो नाम का, और वो खुद का उसका गाना है, उसके ऊपर उसने कॉपीराइट लिया हुआ है। अब महेश भट्ट एक मूवी बना रहे हैं आशिकी टू, उनको ये गाना अपनी मूवी के अंदर लेना है, तो वो महेश भट्ट अरिजीत सिंह के पास में गए और बोले यार ये गाना जो है ना वो मुझे अपनी मूवी के अंदर लेना है, तो तुम मुझे राइट दे दो, अधिकार दे दो कि मैं मूवी में इसे डाल दूं। अरिजीत सिंह ने बोला ठीक है मैं दे देता हूं, पर भैया पैसा लगेगा, फ्री में तो कहां काम हो रहा है। तो सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है, अरिजीत सिंह। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अधिकार दे रहा है कि मेरे गाने को यूज कर दो अपनी मूवी में। रेसिपिएंट कौन है, कंपनी, महेश भट्ट की कंपनी होगी ना, कोई भट्ट कंपनी, एक्सवाइजर कोई तो कंपनी होगी ना, नाम नहीं पता मुझे उसका, तो वो कंपनी ले रही है ना जो आशिकी टू को प्रोड्यूस कर रही है। तो अब जीएसटी कौन पे करेगा, वो रेसिपिएंट। आ रही है मेरी बात समझ में, ये लिखा क्लियर है। ऐसा म्यूजिक में भी होता है, म्यूजिक कंपोजर भी होता है, फोटोग्राफ्स भी होती हैं, आर्टिस्ट है वो अपनी कोई बहुत अच्छी पेंटिंग है वो यूज करने को दे रहा है, तो वो सामने वाला जो रेसिपिएंट है वो टैक्स पे करेगा। स्टूडेंट बोलता है यहां तक की बात समझ में आ गई। सर क्या ऐसा बुक के केस में भी होता है, लिटरेचर के केस में भी होता है। मान लीजिए मैंने कोई बुक लिख दी, मैंने कोई नोवेल लिख दी, ओरिजिनल लिटरेरी हो गई, ओरिजिनल लिटरेचर है वो, और उसको यूज करना चाहते हैं कोई और आदमी, है ना, जैसे बहुत बार होता है पोयम को यूज करना चाहते हैं ना, आपने वो मूवी देखी होगी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अब जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के अंदर सपोज करो मैंने ना पहले से अपनी एक पोयम लिखी हुई थी, एक बुक लिखी हुई थी उसमें पोयम थी। अब मेरे पास में ना जोया खान की कंपनी आई, जो जोया खान नाम है ना उसका, जोया अख्तर, कंपनी आई, वो बोली कि ये पोयम जो आपके पास में इसका कॉपीराइट है आपकी लिटरेचर के अंदर, हम उसे अपनी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में यूज करना चाहते हैं, फरहान अख्तर गाएगा, कविता सुनाएगा। मैंने कहा ठीक है, तो टैक्स कौन पे करेगा, आ रही है मेरी बात, अब टैक्स कौन पे करेगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं लिटरेचर की, तो इस वाले केस में जो ऑथर है उसके पास में ऑप्शन है, यहां पर ट्रिक आ गई इस वाले पॉइंट में, ऑथर के पास में ऑप्शन है, मेरे पास में ऑप्शन है। अगर मैं खुद को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर रजिस्टर करा के, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑप्शन चूज करना चाहूं, तो टैक्स पे करेगी जोया अख्तर की कंपनी, या फिर अगर मैं चाहूं तो मैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म का ऑप्शन भी रख सकता हूं और खुद ही टैक्स पे कर। लेकिन मुझे जो ऑप्शन चूज करना पड़ेगा वो फाइनेंशियल ईयर की स्टार्टिंग में चूज करना पड़ेगा, और फिर अपने ऑप्शन को बदलना मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ही कर सकता हूं। ये मेरी बात समझ में आता तक। तो बाकी सब में तो जैसे रिकवरी एजेंट वाला है, या म्यूजिक का आर्टिस्ट कोई वर्क है, फोटोग्राफ्स है, तो उसमें तो वो रेसिपिएंट दे रहा है। पर जहां पर ये ऑथर वाला काम आ गया, बुक वाला काम आ गया, लिटरेचर वाला काम आ गया, वहां पे ऑथर के पास में ऑप्शन है कि वो खुद को फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में रजिस्टर करा रहा है कि रिवर्स चार्ज में। अगर रिवर्स चार्ज में तो कंपनी पे कर देगी, और अगर फॉरवर्ड चार्ज में है तो वो खुद पे करेगा, ये ऑप्शन है उसके। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक मुझे आपकी बात पूरी तरीके से समझ में आ चुकी, यहां तक सर मुझे आपकी बात ये पूरी तरीके से समझ में आ चुकी। अब चलते हैं सर आगे, अब बड़े ध्यान से देखिएगा। अब ये बोल रहा है कि सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, किसके द्वारा फिर प्रोवाइड की जा रही है, किसी ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर लोकेटेड है, मतलब इंडिया से बाहर लोकेटेड। किसको दे रहा है सर्विस, ऐसे किसी पर्सन को जो कि किसी भी पर्सन को दे रहा है, बट वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट नहीं होना चाहिए। आप समझो मैं क्या बोल रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड हो रही है, सर्विस
प्रोवाइड हो रही है। सर्विस दे कौन रहा है? सप्लायर कौन है? सप्लायर है एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जो कि लोकेटेड है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, जैसे जैसे नेटफ्लिक्स, जैसे जैसे अमेजॉन, जैसे और होंगे, मुझे नहीं पता, होंगे ना। और रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट है एनी पर्सन, रेसिपिएंट है एनी पर्सन, बट नॉट नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। अब समझो आप इसको। नेटफ्लिक्स सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किस चीज की? नेटफ्लिक्स पे कंटेंट देख लो। अब उस सर्विस को कौन ले रहा है? पहला पॉइंट, मोहित बंसल सर। तो क्या सर इस पे जीएसटी रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैं नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट हूं। सर कहां लिखी है ये बात? ये लिखी, एनी इंडिविजुअल। सर अगर कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी ले रही है, नहीं तो नहीं लगेगा। लोकल अथॉरिटी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट नहीं, कोई भी बंदा जो रजिस्टर्ड नहीं है, नहीं। तो एक्चुअली में किसके ऊपर लग रहा है? रजिस्टर्ड पर्सन के। तो समझाओ, इसको समझ में नहीं आया। इसका बड़ा सिंपल है। नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन हो गया, इनके पास में जियो सिनेमा गया। जियो सिनेमा कौन है? रजिस्टर्ड पर्सन। वो जाकर बोला आपका नेटफ्लिक्स का और अमेजॉन का जो कंटेंट है वो हम अपने जियो सिनेमा के ऊपर शो करना चाहते हैं, तो फिर जीएसटी लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर जियो सिनेमा पे करेगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट नहीं है। ये लिखा हुआ है। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट कौन है? गवर्नमेंट, इंडिविजुअल पर्सन, या कोई नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। जो रजिस्टर्ड नहीं है वो नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, वो रिवर्स चार्ज बेसिस पे नहीं देगा। तो कौन देगा? अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन ये सर्विस ले रहा है, जैसे जियो सिनेमा ले रहा है, या इंडिया का ऑल्ट वाला जी ले रहा है, वो चला गया, जी5 का ऐप है, वो अमेजॉन के पास में जाकर बोला आपकी जितने भी कंटेंट है हम अपने यहां पर दिखाएंगे, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है जी5। वो जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो रिवर्स चार्ज बेसिस पर टैक्स पे करेगा। स्टूडेंट बोलता है सर समझ में आ गई आपकी बात। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। ऐसा हुआ बच्चे कि मैं अपना, ये रिलायंस है कंपनी, रिलायंस कंपनी है। रिलायंस कंपनी ने यूएसए से कुछ प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए। अब यूएसए के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, मतलब जो फर्म है, जो भी XYZ है, उसने बोला कि देखो भैया हम यहां से गुड्स बेच देंगे, लेके जाना इंडिया तक तुम्हारा काम है, हमारा ये झंझट नहीं है, हम तो यहां से बेच देंगे, तुम ले जाओ हमारे यहां से। रिलायंस बोला अरे यार अब ये गुड्स तो मेरे को यहां तक मंगवाने हैं। तो रिलायंस ने पता किया कि यूएसए के अंदर देखो कोई एक कंपनी है, कोई पर्सन है जो कि ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब वो यूएसए से इंडिया में भेज देगा आपकी गुड्स, वेसल के थ्रू भेज देगा। रिलायंस ने उससे बोला कि भैया मेरे कुछ गुड्स हैं वो यहां पर पड़े हुए हैं, उनको इंडिया में मैं इंपोर्ट करना चाहता हूं, तुम ट्रांसपोर्ट करवा दो। वो बोला ठीक है मैं करवा दूं। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये कौन है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर रहने वाला पर्सन। किसको दे रहा है? जो हमारी टैक्सेबल टेरिटरी में रहता है उसको। हम कौन से ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं? ये जो पर्सन है, ये जो गुड्स को यूएसए से इंडिया में इसके पास में एक्सपोर्ट, मतलब यहां इंपोर्ट कराने में मदद कर रहा है। तो सप्लायर कौन है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर रहने वाला आदमी है, कोई भी XYZ ट्रांसपोर्ट कंपनी है, कोई भी फर्म है, कोई भी बंदा है। रेसिपिएंट कौन है? हमारी टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर रहने वाली रिलायंस, उसको टैक्स पे कर। क्लियर ये चीज यहां तक?
आगे चलते, सिंपल सिंपल है बड़ी, और ऐसा नहीं है कि आपको समझने में किसी में भी दिक्कत आई, क्योंकि हर चीज का हमने देखो एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखा हुआ है, और सभी चीजों के एग्जाम्पल मैं आपको समझाता जा रहा हूं। आगे चलते, ये वाले पॉइंट को ना बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। सर इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इस पॉइंट में पहली बार ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट की कोई ऑर्गेनाइजेशन जीएसटी पे कर रही है। क्या होता है, आरबीआई ने बोला, आरबीआई बोले कि देखो हम इंडिया के एपेक्स बैंक हैं और हम इंडिया के सभी बैंकों का काम देखते हैं, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमसे भी काम सही से नहीं हो पा रहा है, हमारे ऊपर नजर रखनी चाहिए, हमारा भी सर्विलेंस होना चाहिए, हमको भी एडवाइस मिलनी चाहिए। उसके लिए कमिटी बना दो, 5 मेंबर्स की कमिटी बना दी गई, जिसका नाम रखा ओवरसीइंग कमिटी। ओवरसीइंग मतलब वो देखती है कि आरबीआई सही से काम कर रही है कि नहीं। तो अब वो कमिटी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इस चीज की देख रही है, तुम्हारा काम सही है, तुम सही से कर रहे हो, गलती है तो बता दो। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? वो ओवरसीइंग कमिटी, 5 मेंबर्स की कमिटी। सर्विस रेसिपिएंट कौन है? आरबीआई, क्योंकि वो उससे सर्विस ले रहा है कि भैया तुम बताओ, हम तो अपना काम कर रहे हैं, जहां भी गलती हो तुम बता दो, हम उसे करेक्ट कर लिया करेंगे। तो रेसिपिएंट कौन है? आरबीआई। तो जीएसटी कौन देगा? आरबीआई। ये पहली ऐसी, एकमात्र ऐसी सर्विस है जिसमें गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट जीएसटी पे कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मेरे को आपकी पूरी तरीके से समझ में आ गई, मजा आ गया सर। अब चलते हैं सर हम लोग आगे, चलिए। चलिए, अच्छा आपने ये देखा है क्या, आपके पास में फोन आते हैं, फोन फोन आते होंगे आपके पास। हेलो सर, हेलो सर मैं चुन्नू बोल रहा हूँ, चुन्नू। हेलो सर मैं मुन्नू बोल रहा हूँ। हेलो सर मैं नेहा बोल रही हूँ, मैं पूजा बोल रही हूँ, मैं रीटा बोल रही हूँ, मैं गीता बोल रही हूँ। सर मैं फलाने बैंक से बोल रही हूँ सर। सर हमारा क्रेडिट कार्ड ले लो सर। सर हमारा डेबिट कार्ड ले लो सर, या हमारा लोन ले लो, मोटा मोटी बात ये आती है कि हमारा लोन ले लो। अरे मेरी बात समझ, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। ये क्या कर रही हैं? ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। किसको सर्विस दे रहे हैं? बैंक को। किस चीज की? उनका लोन बिकवाने की। कॉल कर रहे हैं, लोन बिकवा रहे हैं। तो सर्विस प्रोवाइडर कौन है? ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, डायरेक्ट जो सेल कर रहे हैं। सर्विस रेसिपिएंट कौन है? वो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इनसे सर्विस रिसीव कर रहे हैं। तो जीएसटी कौन पे करेगा? सर्विस रेसिपिएंट। बात खत्म सर। अरे मेरी बात समझ में? अच्छा सर एक चीज बताओ, यहां तक की तो बात समझ में, लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, क्या ये कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकते हैं? नहीं। या पार्टनरशिप फर्म? नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन। जरूरी ये है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाला केस है, होता है ना इसमें देखो कि इंडिविजुअल पर्सन जो है वो क्रेडिट कार्ड या लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के ब्याह पे सेल करते हैं। इंडिविजुअल पर्सन, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन है? इंडिविजुअल पर्सन, कोई बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, ये सब नहीं। टैक्स कौन भरेगा? बैंक या फाइनेंशियल। नेक्स्ट आ जाते हैं बिजनेस फैसिलिटेटर। बिजनेस फैसिलिटेटर कौन है? बिजनेस फैसिलिटेटर कौन है? ये बिजनेस फैसिलिटेटर बैंक का बिजनेस फैसिलिटेट कर रहे हैं। बैंक और ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का या बैंक का बिजनेस की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। कैसे? जैसे आज एक बात बताओ, आज आपके पास में डेबिट कार्ड होगा, वो कहाँ का है, कैसा है? वीजा का है, मास्टर कार्ड का है। ये बाहर की कंपनीज हैं, पता है आपको? रुपए तो शायद इंडिया की होगी। ये वीजा मास्टर कार्ड जो है वो बाहर की कंपनीज है, और इनके थ्रू आप परचेजिंग कर पा रहे हैं ना।
तो एक्चुअली में ये बिजनेस फैसिलिटेटर जो है वीजा मास्टर कार्ड, ये किसको सर्विस दे रहे हैं? उन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बात की कि तुम हमारे थ्रू पेमेंट रिसीव कर लेना, पेमेंट कर लेना। अरे मेरी बात समझ। तो उस केस में सर्विस रेसिपिएंट कौन है? वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। तो टैक्स भी कौन पे करेगा? वही बैंकिंग कंपनी जो इंडिया के अंदर टैक्सेबल टेरिटरी में रह रही। स्टूडेंट बोलता है सर इजी है, सर समझ में आ गया। सर एक काम करता हूं, यहां पे आपकी क्लास को मैं एक बार पॉज कर देता हूं, और जितना आपने मुझे पढ़ाया वो मुझे समझ में तो पूरा आ गया, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेता हूं, दोबारा से ताजा ताजा हो जाएगा। फिर मैं आपकी वीडियो को अब यहां पर प्ले कर रहा हूं। अब आगे चल, अब मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ। एक होते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंट। कौन होते हैं? बिजनेस करस्पॉन्डेंट। क्या होता है? बड़े ध्यान से देखो, एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक बोले कि यार देखो, हम अपनी ब्रांच को ना हर जगह पर ओपन नहीं कर सकते। शहरों में तो हमने ओपन कर ली क्योंकि वहां तो कस्टमर ज्यादा है और बैंक का यूज लेता है, पर आजकल तो गांवों में, कस्बों में भी लोग बैंकों का यूज ले रहे हैं, पर हम वहां हर जगह पर अपनी ब्रांच ओपन नहीं कर पा रहे। तो वो क्या करते हैं कि एक कोई बिजनेस करस्पॉन्डेंट बिठा देते हैं। आपने देखा ई मित्र वाला भी होता है, ई मित्र वाले पे लिखा होता है यहां पर एचडीएफसी बैंक के पैसे निकाले जाते हैं, जमा कराए जाते हैं, ऐसा होता है ना, उन्हें बिजनेस करस्पॉन्डेंट बोलते हैं। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो एचडीएफसी बैंक ने बोला कि ठीक है यार, सब जगह पर हम नहीं पहुंच सकते, ब्रांच नहीं खोल सकते, तो हम तुम्हें अपना बिजनेस करस्पॉन्डेंट बना देते हैं। तुम एचडीएफसी के व्याप पे जो जो काम गरीब लोगों को करना है, पैसे लेना देना, वो सब करवा लेना। अब ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो है, ये तो अपनी एक बिल्डिंग खोलकर बैठ गया, ऑफिस खोलकर बैठ गया। अब गांव के लोगों के पास में जा जाकर सर्विस कौन देगा? तो इसने इसको अपॉइंट किया, इसका नाम है मोहन। मोहन को बोला बेटा मोहन, तुम गांव वालों के पास में जाओ और उनको जाकर ये सर्विस दो, पैसे निकालने की, करने की, ये सब की। हम बात कर रहे हैं इस वाली सर्विस, हम इस वाली सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं। जो पढ़ने वाले हैं वो इसकी बात करने वाले कि एक एजेंट है, सपोज करो ये मोहन जो ब्लू शर्ट में बैठा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है बिजनेस करस्पॉन्डेंट इसको, इसके बिजनेस की। तो पैसा ले रहा होगा मोहन, ऑब्वियसली इससे पैसा ले रहा होगा, सर्विस दे रहा है। तो फिर इस केस में जीएसटी कौन पे करेगा? ये बिजनेस करस्पॉन्डेंट। अब इसमें ये मत लिया ना सर ये इसका एम्प्लॉय हुआ, तो फिर तो भाई लगेगा ही नहीं ना यार। अब तो सिंपल ये समझो कि ये एजेंट जो है वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर वाली रिलेशनशिप को लेकर मत आओ। देखो, सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एजेंट के थ्रू, मोहन के थ्रू, किसको? बिजनेस करस्पॉन्डेंट को। क्लियर है ये चीज? तो उस केस में कौन पे करेगा? वो बिजनेस करस्पॉन्डेंट जो इंडिया टैक्सेबल टेरिटरी में। हम ये वाला ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ये वाला ट्रांजेक्शन जहां पर मोहन इसके व्याप पे सर्विस प्रोवाइड कर। क्लियर है ये चीज यहां तक? चलते हैं आगे। सिक्योरिटी सर्विसेज। अब आप देखो, बहुत बार ऐसा होता है ना, जैसे आज कोई भी बंदा गार्ड बन जाता है, कहीं वॉचमैन बन जाता है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जिस टाइम पे सक्सेसफुल, आज तो बहुत बड़ा नाम है भाई, वो अलग है, बट किसी वक्त जब उनका इतना अच्छा नहीं था टाइम, तो उन्होंने वॉचमैन की भी जॉब करी, बताते हैं वो ऐसा। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन है? सर्विस प्रोवाइडर। क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? वॉचमैन वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको दे रहे हैं? किसी एंटिटी को दे रहे हैं वो, कि भैया मैं तुम्हारे यहां पर ये वॉचमैन गार्ड वाला काम कर लूंगा, चौकीदारी वाला काम कर, इस बात का वो पैसा ले रहे हैं। तो जीएसटी कौन पे करेगा? ये जिसको सर्विस मिल रही है, रजिस्टर्ड पर्सन। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो सप्लायर है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा। सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगा, मतलब इंडिविजुअल पर्सन होगा, और जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड होना जरूरी। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो मेरे ख्याल से यहां तक की बात आपको समझ में आई। लेकिन मेरे से एक बार एक बच्चे ने बोला सर मैं इसमें कुछ केसेस बनाना चाह रहा हूं, बनाओ। बोला सर केस बन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडिविजुअल पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, उन्होंने सर रिलायंस को ये सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करी, हाँ तो आरसीएम लगेगा, रिलायंस करेगी। सर केस 2, सर नवाजुद्दीन सिद्दीकी
नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किसी ऐसे डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट को ये सर्विस प्रोवाइड करी, सिक्योरिटी सर्विस, ऐसा डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट जो कि गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है और गवर्नमेंट ने उसे जीएसटी के सेक्शन 51 में सिर्फ इसलिए रजिस्टर कराए ताकि वो टीडीएस काट सके, जो हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में। हाँ, तो फिर उस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बेसिस पर नहीं लगे। अच्छा सर, या फिर इसके अलावा केस 3, नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी रेस्टोरेंट को, जरूरी नहीं है रेस्टोरेंट, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं, बार को, पब को, क्लब को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं चौकीदारी की, लेकिन ये जिसको प्रोवाइड की जा रही है ना वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है। ये कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर कंपोजिशन स्कीम बताऊंगा। आप इतना समझ लो, जो भी सप्लायर होता है ना उसके पास में ऑप्शन होता है कि वो जीएसटी के अंदर जब रजिस्ट्रेशन ले तो वो एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन ले और एक कंपोजिशन पर। कंपोजिशन के अंदर क्या होता है कि कम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं उसे जीएसटी के। दूसरा, कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो आदमी रजिस्टर्ड है ना वो हमेशा खुद ही टैक्स पे करता है, पहले से ही तय है कि वो खुद ही जीएसटी पे करेगा, तो उसे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्यों फॉलो कर रहे हो, वो तो ऑलरेडी खुद ही करता है ना। आप कभी किसी रेस्टोरेंट में चले जाओ और वो रेस्टोरेंट अगर कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है तो वो आपसे जीएसटी नहीं ले सकता। इवन वो अपनी इनवॉइस के अंदर ये लिख भी नहीं सकता जीएसटी का अमाउंट। अगर वो लिखता है तो आप उसके ऊपर केस फाइल कर दो, गलत है वो, जीएसटी में कंप्लेंट कर दो। कंपोजिशन स्कीम के अंदर जो भी रजिस्टर्ड है वो कभी भी रेसिपिएंट से नहीं लेता है टैक्स, वो खुद से पे करता है। इनवॉइस के अंदर वो जीएसटी लिख भी नहीं सकता है। अरे मेरी बात समझ में, बस इनवॉइस पर वो ये लिखता है रजिस्टर्ड अंडर कंपोजिशन, जीएसटी नहीं ले सकता आपके ऊपर। आप कभी भी किसी रेस्टोरेंट में जाए ना और वहां पर बिल आए उसमें जीएसटी लिखा हो तो उसका जीएसटी नंबर लिखा होगा, जीएसटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, एक बार चेक हो जाएगा आराम से कि ये कौन सी स्कीम में रजिस्टर्ड है, रेगुलर में, कंपोजिशन में। अगर वो कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है ना तो वो आपसे जीएसटी नहीं ले सकता, आप ऑन द स्पॉट उसको बोल देना। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में आपको? तो ये चीज समझ में आई बच्चों यहां तक? मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों यहां तक आपको इजीली समझ में आ रहा है। देखो फिर से बोलता हूं, चैप्टर इजी है और चैप्टर छोटा है। छोटा क्यों है? क्योंकि चीजें बड़ी सिंपल हैं। इसको फालतू में मैं बड़ा करके पढ़ा दूं आपको तो मतलब ही नहीं है। दूसरा, हमने हर चीज का एग्जाम्पल बनाया हुआ है और अपनी बुक के अंदर लिखा हुआ है। जब आप रिवाइज करोगे आज से 2 महीने बाद में, 1 महीने बाद में, 10, 15 दिन, 20 दिन बाद में, जब आप रिवाइज करोगे तो आप जैसे बुक को लेकर बैठोगे आप बोलोगे हाँ यार सर ने एग्जाम्पल सब दिए हुए, चलो मैं पढ़ लेता हूं। क्लियर है ये चीज? चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सर्विस के ऊपर। बड़े ध्यान से पढ़िएगा, बड़े ध्यान से पढ़िएगा बच्चों। ये है मिस्टर नुन्नू। कौन है? ये है मिस्टर नुन्नू। मिस्टर नुन्नू जो है वो ट्रांसपोर्ट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको बस चाहिए, आपको कार चाहिए, आपको ट्रक चाहिए, आपको मोटरसाइकिल चाहिए, आपको स्कूटी चाहिए, आपको साइकिल, ये दे देंगे, रेंट पे दे देंगे। ले जाओ रेंट पे, यूज करो, पैसा दो, वापस दो। मिस्टर नुन्नू के पास में टाटा कंपनी गई। टाटा कंपनी बोली कि देखो यार, हमारा जो टाटा का प्लांट है ना, गुड़गांव के अंदर प्लांट है हमारा, या आप ऐसा लगाओ, टाटा कंपनी बोली कि यार देखो केरला के अंदर ना हमारा टी का प्लांट है, आप केरला जाओगे ना और चाय के बागान मिलेंगे आपको, टाटा के बहुत सारे मिलेंगे। टाटा बड़ा ध्यान रखता है अपने, बहुत। मैं गया था जब केरला घूमने, टाटा के बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट देखे हमने। विजिट कराने ले जाते हैं। आप किसी एजेंसी के थ्रू घूमने जाओगे ना, जैसे मैं किसी एजेंसी के थ्रू घूमने गया था फैमिली के साथ, तो हमारे जो शेड्यूल था, आइटनरी थी हमारी, उसमें एक दिन ये भी था कि टाटा के अंदर प्लांट में लेके जाएंगे। हम जब गए ना टाटा के अंदर, जैसे एंटर हुए, ऐसा नहीं होता एंटर होते प्लांट आ गया, कम से कम 7-8 किलोमीटर तो हमें अंदर जाना पड़ा के बाद में फिर वहां उनका फैक्ट्री दिखी हमें, और वो पूरा एरिया उन्हीं का ही था। अब 7-8 किलोमीटर पैदल थोड़ी जाएंगे हम, उसके लिए बस थी उनकी। वो बस उन्होंने मिस्टर नुन्नू से ली थी, 25 बस ली थी कि हमारे एम्प्लॉयज हैं यार, वो इधर उधर घूमते रहते हैं और इतना बड़ा है
कि उन्हें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बस या जीप तो चाहिए होती है, कार चाहिए होती है। क्लियर है ये चीज? तो सर्विस ले कौन रहा है? रेसिपिएंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट, जो कि रजिस्टर्ड है टैक्सेबल टेरिटरी इंडिया में। और सर्विस दे कौन रहा है? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो इस केस में टैक्स कौन लगाए? कैसे पे होगा? जीएसटी आरसीएम बेसिस पर रेसिपिएंट पे करेगा। लेकिन सर अगर आप केस उल्टा कर दो, सर्विस प्रोवाइड करने वाला अगर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में आरसीएम। अगर कोई भी मोटर व्हीकल को रेंट पे दिया जा रहा है, तो आरसीएम बेसिस पर रेसिपिएंट जीएसटी पे करेगा, अगर रेसिपिएंट खुद बॉडी कॉर्पोरेट है जो कि टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, और सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। क्लियर है ये चीज? यहां तक स्टूडेंट ये 6% वो 12% का टैक्स लगा। यहां तक की बात आपको समझ में इजी है? चलते हैं आगे, आगे चलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों, क्लास को पॉज कर लो, जो पढ़ा है यहां तक उसे रिवाइज कर लो। मुझे पता है आपको समझ में आ गया है, क्योंकि एक तो ये बहुत इजी है, हमने हर चीज को बहुत सिंपल वे में समझ लिया, अच्छे से समझ लिया, और आप इंटेलिजेंट, मानता हूं मैं भी इंटेलिजेंट हूं, आप भी मानना, इसलिए आपको ये समझ में आ गया। पर एक बार रिवाइज कर लो, मजा आएगा। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट सर्विस के ऊपर। नेक्स्ट सर्विस को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल, एक कहानी सुनाऊंगा। मजेदार कहानी है। देखिए ये है मुन्नी दीदी। कौन है ये मुन्नी दीदी है। ध्यान है आपको? मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, वो वाली मुन्नी दीदी है। इन मुन्नी दीदी के पास में 2100 शेयर्स, 2100 शेयर हैं इन्फोसिस कंपनी के, 2100 शेयर पड़े हो। अब ये मुन्नी दीदी बोली, यार ये 2100 शेयर मेरे पास में पड़े हुए हैं, 2100 शेयर्स मेरे पास में पड़े हुए हैं इन्फोसिस कंपनी के, लंबे टाइम के। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, पता है आपको? देखो बहुत सारे लोग सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग करते हैं, शेयर्स डिवेंचर्स परचेज करते हैं, खरीदते बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो डेली खरीदते हैं, डेली बेचते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खरीदते हैं और थोड़े टाइम बाद जल्दी से बेच देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो खरीद लेते हैं और उनको आइडली पटक देते हैं और बोलते हैं फिर अब बाद में देखेंगे यार। मुन्नी दीदी ने 2100 शेयर इन्फोसिस कंपनी के अपने पास में खरीदे हुए पहले से थे, उनके पास आइडल पड़े हुए थे, बेचने का भी था नहीं उनका मूड। तो उन्होंने अपने एक रजिस्टर्ड ब्रोकर, इंटरमीडियरी, रजिस्टर्ड, जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, अपने ब्रोकर के पास में वो 2100 शेयर पटक रखे थे और बोला यार अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसको ये शेयर उधार पर लेने हो। आप बोलोगे सर शेयर उधार पर मिलते हैं? मिलते हैं, समझाऊंगा। मुन्नी दीदी ने इन्फोसिस के 2100 शेयर खरीदे हुए थे और अपने रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी ब्रोकर के पास में रखे हुए थे। बोला इन शेयर्स को रखो अपने पास में, बाद में कभी बेच देंगे। लेकिन अब ये आइडल पड़े हुए हैं, कमाई तो करके दे नहीं रहे अभी, उस टाइम तक जब तक नहीं बेच रहे हैं हम इनको। अगर कोई बंदा आए जो ये बोले कि यार मुझे इन्फोसिस के शेयर उधार पर लेने हैं, तो उसको दे देना, उससे पैसा कमा लेंगे। क्लियर है ये चीज? सर कोई उधार पर क्यों लेगा? ये है छेदी सिंह, ये है छेदी सिंह। ध्यान है आपको? सलमान खान ने इनको बोला था हम तुम में इतना छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे। तो छेदी सिंह है। छेदी सिंह को पता लगा, छेदी सिंह को पता लगा, उनको ये पता लगा कि यार इन्फोसिस कंपनी के, उनको क्या पता लगा? देखो छेदी सिंह को ना ये पता लगा यार ये जो इन्फोसिस कंपनी है ना, इसके शेयर की प्राइस अभी है 950 रुपए, और ये प्राइस अब गिरने वाली है, ये प्राइस अब गिरने वाली है। तो छेदी सिंह बोला कि यार मैं शॉर्ट सेल कर देता हूं, मतलब शेयर की प्राइस गिरेगी मैं तो भी फायदे में रहूंगा, तो भी ऐसा होता है पता है, तो शेयर की प्राइस गिर रही है तो भी पैसा कमा जाता, शॉर्ट सेल कर देता हूं। तो इसने बोला कैसे करें? तो छेदी सिंह बोला कि अभी मेरे पास में मान लो इन्फोसिस के शेयर्स हैं, मैं उनको बेच देता हूं। एक्चुअली में है नहीं इसके पास में शेयर,
छेदी सिंह के पास में इन्फोसिस के शेयर्स है नहीं, बस इसके पास में खबर है कि इन्फोसिस की शेयर प्राइस 950 रुपए है। ये बोल रहा है कि अभी इनकी प्राइस गिरने वाली है, तो मैं इनके शेयर्स को अभी तो बेच देता हूं और फिर जब प्राइस गिर जाएगी तब मैं खरीद लूंगा। बोले सर इसके पास में शेयर्स है ही नहीं। हाँ है नहीं, अभी इसके पास में शेयर्स है नहीं, अभी इसके पास में शेयर्स है नहीं, फिर भी ये शॉर्ट सेल कर सकता है। जब इसको लग रहा है प्राइस गिरने वाली है तो ये बेच देगा, ऑर्डर प्लेस कर देगा, ट्रांजेक्शन को दिखा देगा और बाद में कम प्राइस पे खरीद लेगा। अरे मेरी बात समझ, बीच में इसका कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे आज सपोज करो इसने 100 शेयर बेच दिए, तो इसके अकाउंट में 9,500 रुपए आ गए और इसने 400 रुपए के बेसिस पर 100 शेयर खरीद लिए, तो 4,000 रुपए कट गए, तो इसे 5,500 रुपए का बेनिफिट हो गया। ऐसा हो तो अब छेदी सिंह बोला यार मेरे को शेयर्स, अगर मुझे ऑर्डर प्लेस करना है तो शेयर्स तो चाहिए होंगे ना थोड़े बहुत। तो ये गया उस ब्रोकर के पास, ब्रोकर से बोला कि मैंने सुना है तुम्हारे पास में इन्फोसिस कंपनी के मुन्नी दीदी के कुछ शेयर्स पड़े हैं। बोला हाँ पड़े, तो मुझे उनको उधार पे दे दो, मैं बोरो करना चाहता हूँ पर्टिकुलर टाइम के लिए और तुमको मैं इसका पैसा दूँ, मैं अपना शॉर्ट सेल कर लूंगा, उसमें मेरा फायदा हो जाएगा, मैं तुमको तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा, मैं शेयर्स वापस कर दूंगा और जितने टाइम के लिए तुमने मुझे उधार पे दिए, लैंड किए, उतना मैं तुमको पैसा दे दूंगा। तो ये जो बोरोवर है इसमें सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है मुन्नी दीदी थ्रू रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी, और सर्विस रिसीव कौन कर रहा है? छेदी सिंह थ्रू रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी। तो जीएसटी कौन पे करेगा? बोरोवर, सर्विस रेसिपिएंट। आ गई मेरी बात यहां तक समझ में? स्टूडेंट बोलता है हाँ सर समझ में आ गया, इजी है, क्लियर है, मुझे आपकी बात एकदम समझ में आ चुकी है। अब चलते आगे। अब देखो बच्चों, सिर्फ 3 टाइप की सर्विस बची हुई है और ये चैप्टर खत्म होने। अब ये क्या बोल रहा है, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब ये बोल रहा है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय अ रेडियो टैक्सी मोटर कैब। ये सब ये बात कर रहा है कैब, उबर, ओला, इसमें सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? अब एक बार सपोज कीजिए, ये वाला पॉइंट पढ़ा चुका हूं मैं आपको, या आप खुद ही जवाब दे देना चाहिए आपको अब तक। आप ये बोल देने चाहिए अब तक कि सर इसमें टैक्स कौन पे करेगा। सपोज करो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि युवराज सिंह है और युवराज सिंह खड़े हैं एयरपोर्ट पर, और युवराज सिंह को क्रिकेट स्टेडियम जाना है, तो उन्होंने रैपिडो बुक करी या उन्होंने उबर से एक गाड़ी बुक करी, ओला से उबर से। तो अब वो उबर वाला इनको या एयरपोर्ट या क्रिकेट स्टेडियम पे छोड़ रहा है, तो सप्लायर कौन है? सप्लायर है वो ड्राइवर, सर्विस सप्लाई कौन कर रहा है? ड्राइवर। रेसिपिएंट कौन है? युवराज सिंह। एनी पर्सन, कोई भी हो सकता है रेसिपिएंट। पर टैक्स कौन पे करेगा? ईसीओ, उबर। पढ़ा हुआ है ये हमने, इसमें कौन पे करेगा? ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। ध्यान है ना आपके? इसके अलावा नेक्स्ट चीज देखिए, ये बाबा है, एक बाबा रहते हैं उत्तराखंड के अंदर, और बाबा ने, ये उनका घर आपको पीछे दिख रहा है, बड़ा घर है इनका। इन्होंने बोला कि मैं अपने घर को ना थोड़ा सा होम स्टे भी बना देता हूं, मतलब मेरे घर में 4 कमरे हैं, तो 2 में तो मैं और मेरी वाइफ रह लेंगे, बच्चे रह लेंगे, और 2 हम होम स्टे बना देंगे। कोई भी आदमी उत्तराखंड घूमने आया है वो हमारे यहाँ पे रुक सकता है, पैसा देगा इस बात। तो होम स्टे बना दिया। अरे मेरी बात यहां तक समझ में? क्या बना दिया? होम स्टे बना दिया। अब बाबा ये बोल रहे हैं कि यार कम आते हैं मेरे पास में ऑर्डर, लोग कम आते हैं मेरे होम स्टे में रहने के लिए, तो क्यों ना मैं मेक माई ट्रिप, जो कि एक रजिस्टर्ड पर्सन ईसीओ है, और बाबा अनरजिस्टर्ड है, बाबा अनरजिस्टर्ड है, उन्होंने इसके ऊपर लिस्ट कर दिया मेक माई ट्रिप के ऊपर कि अब मेरे पास में ज्यादा ऑर्डर आएंगे, ज्यादा लोग रहने के लिए आ जाएंगे। अब ये है चुटिया भाई, मूवी देखी आपने? गुंडा, मिथुन चक्रवर्ती की मूवी है, उसमें अलग अलग गुंडों के बड़े इंटरेस्टिंग नाम है, बुल्ला, हटेला, ऐसे ही ये है चुटिया भाई, शक्ति कपूर का नाम है चुटिया भाई। ये जा रहे थे उत्तराखंड घूमने के लिए, तो इन्हें उत्तराखंड में रहना था, मेक माई ट्रिप पर गए, मेक माई ट्रिप पे इन्हें बाबा का होम स्टे मिला, वो बुक कर लिया। सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? अनरजिस्टर्ड बाबा।
रिसीव कौन कर रहा है सर्विस को? चुटिया भाई, एनी पर्सन। और टैक्स कौन पे करेगा? तो रेसिपिएंट तो है एनी पर्सन, टैक्स पे करेगा ईसीओ। मेक माई ट्रिक। क्लियर ये चीज यहां तक लिखा हुआ है, देखो। शॉर्ट टर्म एकोमोडेशन, छोटे टाइम के लिए एकोमोडेशन दे रहा है अनरजिस्टर्ड पर्सन। बाबा नेक्स्ट। नेक्स्ट ऐसा होता है ना, जैसे आपको एसी सही कराना है, आपको झाड़ू पोछा लगवाना है, आपको ऐसा कुछ करना है, तो आप अर्बन कंपनी के पास में चले गए, अर्बन कंपनी से बुक कर लिया, एक बंदा आया आपके पास में, आपके घर की साफ सफाई कर गया, तो इस पे जीएसटी कौन पे करेगा? ईसीओ, अर्बन कंपनी। क्लियर ये चीज यहां तक? स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक समझ में आ गया। तो बच्चों ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म चैप्टर हम लोग देख रहे थे। इसमें हमने देखा कि कौन कौन से गुड्स हैं जिनके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है और कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। और यहां पर हमारे गुड्स और सर्विस खत्म हो जाते। इसके बाद में देखो कुछ चीजों का ना मीनिंग दिया हुआ है आपकी बुक में, आप अगर उन्हें पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, नहीं पढ़ना चाहें तो नहीं पढ़ें, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए। बट एक न्यू एडिशन है, उसका ध्यान रखें। ये मैं पढ़ा देता हूं, ये आप बड़े ध्यान से समझिएगा। ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर सपोज करो रिलायंस है और रिलायंस ने किसी से कुछ बस ली, काय के लिए बस ली? भैया मैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बस ले रहे हैं और हमारे एम्प्लॉयज जो हैं वो इससे रोज आया जाया करेंगे। तो प्रोवाइडर कौन है? जो बसेस प्रोवाइड कर रहा है। रेसिपिएंट कौन है? रिलायंस। तो कौन टैक्स पे करेगा? आरसीएम के बेसिस पर रिलायंस पे। अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर एक जगह से दूसरी जगह पर लिया जा रहा है ना, और बॉडी कॉर्पोरेट, रिलायंस बॉडी कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल पर्सन नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो मोटर व्हीकल को ले रहा है, पर्टिकुलर टाइम के लिए ले रहा है कि 1 साल 2 साल 5 साल, आरसीएम के बेसिस पर वो पे करे। जरूरी है ये बॉडी कॉर्पोरेट होना चाहिए। सपोज करो रिलायंस जो है वो कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं एक दिन, एक स्पेसिफिक जर्नी, और किसी से उन्होंने लिया कि भैया तुम अपनी बस भेज दो, हम ये पिकनिक पर जा रहे हैं, फिर एक ही दिन की बात है वापस आ जाए। इस केस में कौन जीएसटी पे करेगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं होगा, फॉरवर्ड चार्ज हो, रिवर्स चार्ज नहीं। तो आपको बड़ा सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट रेंट पे ले रहा है मोटर व्हीकल को स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसमें उसके एम्प्लॉइज जाया करेंगे, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, खुद वो बॉडी कॉर्पोरेट रेसिपिएंट पे करेगा। पर अगर वो स्पेसिफिक जर्नी या घूमने के लिए, टूर वूर के लिए जा रहे हैं, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से यहां तक की बात मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पूरी तरीके से समझ आ चुकी है। और यहां पर आपका ये चैप्टर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म खत्म होता है। हम लोगों ने एक एक चीज स्टडी मटेरियल में जो दी है वो सब कुछ पढ़ा, एक एक एंट्री हम लोगों ने पढ़ी, एक एक चीज का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। तो मेरे ख्याल से यहां तक ये क्लियर है। मैं फिर से बोल रहा हूं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आना बहुत कम चांसेस होते हैं। आना नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं आएगा ही नहीं, बाई चांस 1 या 2 मार्क में आ जाए, पर चांसेस ये है कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का जो क्वेश्चन है वो जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके साथ में आता है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसको कर ले जाते। क्लियर है ये चीज? तो यहां पर हमारा ये चैप्टर एंड होता है प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम लोग अपने नए चैप्टर के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चों।